अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अफसीर एकेडमी पर। और हम आज नया सबक स्टार्ट करने वाले हैं, नया बाब स्टार्ट करने वाले हैं। और उस बाब का नाम है हयातियाती दर्जाबंदी, जो कि आपकी 11वीं जमात का दूसरा सबक है, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ मैं सारे जो चैप्टर्स हैं आपको बहुत बिखरे बिखरे अंदाज में लेकिन इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर के अंदर जब पॉइंट्स आए तो समझ में आए कि अरे यार ये पॉइंट्स हमने पढ़ा हुआ है और ये इससे रिलेटेड है। तो इसी तरह की अभी तक हमने जो देखा, एनिमल्स के अंदर हमने बहुत सारी डाइवर्सिटी देखे, फिर अलग अलग एनिमल के अंदर निज़ाम देखे, और खुद इंसानों के अंदर भी हमने अलग अलग निज़ाम देखे ना। अब हम हयातियाती दर्जाबंदी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं ना। हो सबसे पहली बात कि अगर तहजीब की इब्तिदा की बात की जाए, ये हम कहते हैं कि भाई इंसानों के अंदर जो तहजीब है, इंसानों का जो इर्तिखा है, जब उसकी बात करते हैं तो तहजीब की इब्तिदा से जो जानदार उज़वियों की दर्जाबंदी है, तो क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत मुख्तलिफ किस्म के जानदार है, अलग अलग दिखने वाले जानदार है, तो उनको दर्जाबंदी करना ये हर एक की सोच रही है। तो हमेशा ये सोचा गया कि किस तरह से इन जानदारों की क्या की जाएगी, दर्जाबंदी की जाएगी। तो उसकी हमेशा की गई है, दर्जाबंदी की कोशिश की जाती रही है। ये किसी साइंटिफिक मेयार की बुनियाद पर नहीं थी। आज से पहले भी दर्जाबंदी होती थी, लेकिन वो किसी साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर नहीं होती थी। हमको मालूम है कि हमारी अपनी ग़िज़ा, मकान और कपड़े की जो ज़रूरियात है, उसकी वजह की बुनियाद पे हमने क्या करें, कोशिश की है कि हम बहुत सारे जानदार को क्या कर सके, अलग अलग ग्रुप में उनको दर्जाबंदी कर सके, उनको अलग अलग ग्रुप में तकसीम कर सके। दर्जाबंदी की साइंसी बुनियाद की सबसे पहले अगर कोशिश किया तो वो कोशिश किया था अरस्तू ने। ये कोशिश किसने किया था? अरस्तू ने किया था। तो ये अरस्तू है जिन्होंने सबसे पहली कोशिश की कि जितने भी जानदार हैं उनकी क्या किया जाए, दर्जाबंदी की जाए। और इन्होंने शक्ली साख्त की बुनियाद पे, किस बुनियाद पे? शक्ली साख्त या मॉर्फोलॉजी की खुसूसियात को इस्तेमाल करके पौधों को, दरख्तों को, झाड़ियों को और जड़ी बूटियों को, यानी हर्ब्स को क्या किया उन्होंने, तकसीम किया। तो उन्होंने क्या किया, पौधों को और दरख्तों को, झाड़ियों और जड़ी बूटियों को उन्होंने क्या किया, तकसीम किया। उसकी बुनियाद पे, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे, उनकी साख्ती इकाई की बुनियाद पे, वो जो दिखते हैं उसकी बुनियाद पर उन्होंने उनको तकसीम किया। और इन्होंने क्या किया, जानवरों को भी उन्होंने दो ग्रुप में तकसीम किया। और जो दो ग्रुप में उन्होंने तकसीम किया, तो उसमें जो ग्रुप उन्होंने बनाए, तो वो ग्रुप उन्होंने बनाए सुर्ख खून और जिनमें सुर्ख खून नहीं होता। तो उन्होंने क्या किए, दो ग्रुप बनाए जानदारों के। एक ग्रुप उन्होंने बनाया जानदारों का, या हम कहेंगे हैवानों का। वो एक वो बनाया जिसके अंदर क्या था, सुर्ख खून वाले थे, और दूसरे वो थे जिसमें सुर्ख खून मौजूद नहीं था। तो दो ग्रुप उन्होंने बनाए, एक सुर्खून वाले और एक जिनका सुर्खून मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर पहली बात याद रखना है कि इन्होंने जब प्लांट को, यानी झाड़ियों को, दरख्तों को, जड़ी बूटियों को डिवाइड किया, तो उसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, शक्ली साख्त या मॉर्फोलॉजी। और जानवरों की जब बात की तो जानवरों को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, दो ग्रुप में डिवाइड किया, और वो सुर्खून और जो इनके अंदर सुर्खून नहीं होता है ना। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है लीनियस, कार्ल लेनियस। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या था, उनका काम था कार्ल लेनियस। आज भी इनको याद किया जाता है, लीनियस। तो कार्ल लीनियस के वक्त क्या हुआ, दो दर्जाबंदी की गई। तो दर्जाबंदी का उन्होंने दो किंगडम का नजरिया, दो किंगडम का उन्होंने क्या किया, नजरिया पेश किया। और इनके दो किंगडम के नजरिए में क्या था, एक था प्लांटी, दूसरा था एनिमेलिया। उनका जो दो दर्जाबंदी का दो किंगडम का नजरिया था, उसमें एक ग्रुप उन्होंने क्या बनाया, प्लांटी, और दूसरा जो ग्रुप बनाया उन्होंने वो क्या बनाया, एनिमेलिया। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि अरस्तु ने भी दरख्तों को और
जानवरों को, हैवानात को दो हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन वहां पर उसने साख्ती बुनियाद पे किया और सुर्ख और खून की मौजूदगी और सुर्ख खून के मौजूदगी के ना होने की बुनियाद पे किया। इसी तरह से लीनियस ने भी दो बुनियादी किया, प्लांट में किया और एनिमेलिया किया, जिनमें तमाम नबातात और हैवानात को बिल तरतीब उन्होंने क्या रखा उसमें तरतीब वाइज उन्होंने रखा। इस निज़ाम में फिर उन्होंने क्या किया, यूकैरियोट्स, उन्होंने क्या बनाया इस निज़ाम के अंदर, यूकैरियोट्स। अब ये क्या होते हैं हम इनके ऊपर भी बात करते चलेंगे। यूकैरियोट्स, देन प्रोकैरियोट्स, दूसरा उन्होंने क्या बनाया, प्रोकैरियोट्स। एक यूकैरियोट, दूसरा क्या बनाया, प्रोकैरियोट। फिर उन्होंने बनाया यककल्बी, दूसरा कसीर कल्बी। ये बुनियादी खुसूसियात है जिनको मैं लिखता जा रहा हूं। फिर खलवी उज़ुए यानी ऑर्गेनल्स, इसी तरह से जियाई तालीफ वाले यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले, जियाई तालीफ करने वाले, और गैर जियाई तालीफ वाले यानी जिनको उन्होंने एक को कहा था सब्ज़ल की, दूसरे को फंजाई। उज़ुयों में कोई इम्तियाज नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इस निज़ाम में यूकैरियोट, प्रोकैरियोट या कल्वी, कसीर कल्वी उज़ुई है, फिर जियाई तालीफ वाले, गैर जियाई तालीफ वाले, ये इतने सारे अलग अलग जो थे, तो उनके अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इन उज़ुइयों में कोई फर्क नहीं है। फिर दूसरा, नबातात और हैवानात की दर्जाबंदी आसानी से हो जाती थी और आसानी से समझ में आ जाती थी, लेकिन बहुत से उज़ुए इनमें से किसी भी ज़मरे में नहीं आते। अब इन्होंने जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप का मसला क्या था कि प्लांटी और एनिमेलिया दो बनाया उन्होंने। अब इसमें कुछ ऐसे जानदार भी थे जो इस जमरे में नहीं आते थे, लिहाजा ये दो किंगडम की जो दर्जाबंदी है वो के बहुत दिनों तक इस्तेमाल में रही, लेकिन ये नाकाफी थी। इसका मतलब ये होगा कि पहले अरस्तु आए, फिर उसके बाद लीनियस आए, लीनियस ने प्लांटी एनिमेलिया में डिवाइड किया, लेकिन इस निज़ाम में क्या था, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, कसीर खलवी, खलवी उज़ुई, ज़ियाई तालीफ वाले, गैर ज़ियाई तालीफ वाले, तकरीबन सबको उन्होंने सिर्फ इस दो ग्रुप में रखा था, जो कि बहुत मुश्किल काम था कि उनके इम्तियाज, उनके फ़र्क की बुनियाद को उनको क्या किया जा सके, डिफ्रेंशिएट किया जा सके, उनको अलग अलग किया जा सके। फिर दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ पर जो दूसरे ऐसे जानदार थे जो ना तो प्लांटी है ना एनिमल है, ना वो प्लांट के ग्रुप में होते हैं ना वो एनिमल के ग्रुप में है, ना वो नबातात है ना हैवानात है, तो उनको कहाँ रखेंगे, इसलिए ये जो नजरिया हुआ बाद में ये रिजेक्ट हुआ। नाउ हम आगे चल के यूकैरियोट्स किसको कहते हैं, प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं, ये हम आगे समझेंगे। यह खलवी मतलब सिंगल सेल, एक सेल से बना हुआ, कसीर खलियों मतलब बहुत सारे खलियों से बना हुआ। ये जो दो अहम टर्मिनोलॉजी हम इसको आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है खलिया हयात की इकाई, उस सबक में मैं इसको और ज्यादा इलैबोरेट करूंगा, ठीक है। ठीक ना, अब इन्होंने जो नजरिया पेश किया था उस नजरिए के तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन बहुत सारी बातों की यहाँ पर फिर भी क्या होती थी, जरूरत महसूस होती थी कि यहाँ पर बहुत सारी बातों में से इस बात की जरूरत महसूस की गई कि शक्ली साख्त के अलावा, शक्ली साख्त के अलावा कुछ और भी चीजें, जैसे मसलन खलवी साख्त, फिर खलवी दीवार की साख्त, फिर ग़िज़ा का हुसूल यानी ग़िज़ा कैसे हासिल करता है, फिर महलो वक़ू यानी उनका रहने की जो जगह है वो, फिर तौलीद के तरीक़े यानी रिप्रोडक्शन के तरीक़े क्या होते हैं, फिर इर्तिक़ाई निस्बत की इनका इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इर्तिक़ाई एतबार से इनकी निस्बत, ये किसके एंसेस्टर है, इनके आबा व अजदाद कैसे, इस तरह की बहुत सारी बातों को क्या करना था, दर्जा बंदी करते वक्त क्या करना था, शामिल किया जाना चाहिए। तो इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी कि इन प्रॉपर्टीज को भी, इन खुसूसियात को भी दर्जा बंदी करते वक्त क्या रखा जाए, मद्देनजर रखा जाए, उनको सोचा जाए। लिहाजा वक्त के साथ जानदारों की दर्जा बंदी के निज़ाम में फिर क्या की गई, तब्दीलियां अमल में लाई गई। तो पहले जो निज़ाम था उसको तब्दील किया गया, फिर सोचा गया कि ये सारी चीजें भी उसमें आना चाहिए, इसलिए ये जो दर्जा बंदी थी
ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था ये क्या होता रहा, तब्दील होता रहा। हालांकि इस बात को भी महसूस किया जाता है कि मुख्तलिफ निज़ाम में नबाताती और हैवानाती खानदान हमेशा कायम रहे, मगर मगर कौन सा ग्रुप और उज़्व या किस किंगडम में शामिल किया जाए इसकी मालूमात में हमेशा क्या होती रही है, तब्दीलियां होती रही है। यानी हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये जमात बंदी का तरीका इख्तियार किया गया तो नई नई प्रॉपर्टीज, नई नई कैरेक्टरिस्टिक, नई नई खसूसियात मालूम होती थी, और उन खसूसियात की बुनियाद पे क्या होता था, वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता था, इख्तलाफ, फर्क देखने को मिलता था, डिफरेंस देखने को मिलता था। तो फिर अब ये कोई और ऑर्गेनिज्म है तो अब इसको नई और ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता था कि हमारे पास नबाताती और हैवानियाती खानदान हमेशा कायम रहा, लेकिन उनके अंदर भी कुछ जानदार ऐसे रहते थे जो अलग अलग खसूसियात शो करते थे, जिसकी वजह से दर्जा बंदी की जो क्राइटेरिया था, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था, उसको हमेशा क्या करते रहना पड़ा, तब्दील करते रहना पड़ा। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ साइंसदानों की आरा किंगडम की तादाद और उनकी खसूसियात के बारे में क्या होती रही, हमेशा बदलते रही है। इसीलिए हम देखेंगे कि अब जो नया किंगडम है, अब जो दर्जा बंदी की क्लासिफिकेशन की जाती है, तो वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि कौन सी खसूसियात की बुनियाद पे साइंसदान सोचते थे कि और ज्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, दर्जा बंदी होना चाहिए। तो उनको मैंने यहाँ पर लिखा है, एक है खलिए की किस्म, दूसरा है खलवी दीवार, तीसरा है मरकजा झिल्ली, जिस्मानी तंजीम, ग़िज़ा हासिल करने का तरीका। तो ऐसी कई सारी बुनियादें थी जिसके बुनियाद पे साइंसदान सोचते थे कि क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन और वाज़ेह होना चाहिए। तब इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए एक और तरीका आया जिसको कहा जाता है दर्जा बंदी का 5 किंगडम का नजरिया, जिसको कहा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फिर एक नया नजरिया आया जिसको कहा जाता है दर्जा बंदी का 5 किंगडम का नजरिया। अब ये जो नजरिया था इसको किसने पेश किया, इसको पेश किया साइंटिस्ट जिनका नाम है R.H. विट्टेकर। क्या नाम है इनका, R.H. विट्टेकर, और उन्होंने दिया था ये 1969। तो 5 किंगडम दर्जा बंदी या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का उन्होंने पेश किया, और इस 5 किंगडम के अंदर उन्होंने कौन कौन से खानदान बनाए या कौन कौन से किंगडम बनाए। तो उसमें सबसे पहला उन्होंने बनाया मोनेरा, उसके बाद उन्होंने बनाया प्रोटिस्टा, उसके बाद उन्होंने बनाया फंजाई, उसके बाद उन्होंने बनाया प्लांटे, और फिर एक बनाया एनिमेलिया। अगर आप ये देखेंगे तो इससे पहले सिर्फ प्लांटी और एनिमेलिया ये दो ही किंगडम के नाम हुआ करते थे। बाद में तीसरा ऐड हुआ था मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद फंजाई। इस तरह से तो इसके बीच में एक और भी निजाम है जिसको 3 किंगडम वाला या 3 दर्जा बंदी का निजाम कहा जाता है, लेकिन उसका यहाँ पर एनसीईआरटी ने कोई डिस्कशन नहीं किया, इसलिए हम डायरेक्टली दर्जा बंदी की 5 किंगडम वाले निजाम की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन होता है, इसमें होता है मोनेरा, इसमें होता है प्रोटिस्टा, इसमें होते हैं फंजाई, इसमें होते हैं प्लांट, और इसमें कौन होते हैं, एनिमल। ये सारे क्या है, दर्जा बंदी के क्या है, किंगडम से खानदान है। फिर इनमें किन बातों का ख्याल रखा गया, तो इनमें उन सारी बातों का ख्याल रखा जिनको पहले साइंसदान सोचते थे, जैसे खलवी साख्त, दूसरा जिस्मानी तंजीम, जैसा हमने ना एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है, देखिए। फिर इसी तरह से ग़िज़ा हासिल करने का उनका तरीक़ा, फिर तौलीद का तरीक़ा, फिर इर्तिक़ाई निस्बत। तो इनकी दर्जा बंदी के क्या थे, ख़ास मेयार रहे, जिस बुनियाद पर फिर ये 5 किंगडम का नज़रिया या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या दर्जा बंदी का 5 किंगडम का निज़ाम वजूद में आया। तो यहाँ याद रखना है कि पहले अरस्तु आए, अरस्तु के बाद लीनियस आए, लीनियस के बाद कौन आए, R.H. विट्टेकर, और R.H. विट्टेकर ने 5 किंगडम वाला नजरिया पेश किया। अक्सर एग्जाम में इस पर सवाल किया जाता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है बच्चों, बात समझ में आ रही है? ना जो 5 किंगडम का नजरिया था उसके हिसाब से देखिए, अब ये एक बेसिक क्राइटेरिया, एक छोटा सा चार्ट है जिसको सिर्फ समझना है।
इसको हम आगे जब हम इसको बहुत डिटेल में हर एक को देख लेंगे तब आपको ये बातें और वाज़ेह क्लियर होगी। जैसा यहाँ पर देखिए 5 खानदान कौन कौन है, एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, एक है प्लांटी और एक है एनिमेलिया। अगर आप इनको देखेंगे तो खलिए की किस्म की अगर बात करें तो खलिए को दो किस्मों में डिवाइड किया जाता है, दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरे को कहा जाता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा कौन सा होता है यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर देखिए जो मोनेरा है, मोनेरा ये प्रोकैरियोटिक है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी ये यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने कहा कि हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे। उसके अलावा बस इतनी बात समझ लीजिए कि वो खलिए, प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, वो खलिए जिनके पास मेम्ब्रेन और दीवार बंद मरकजा नहीं होता। तो ऐसे खलिए जिनके पास क्या नहीं होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इस सेल के पास डीएनए है, इस डीएनए के सराउंडिंग में यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एब्सेंट है, तब इसको कहा जाता है, इस सेल को कहा जाता है, इस खलिए को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक खलिया। क्या कहा जाता है इस खलिए को, प्रोकैरियोटिक खलिया। ठीक है, और वो खलिया जिसके पास क्या होता है, दीवार बंद मरकजा, जिसके पास क्या होता है, दीवार बंद मरकजा, या जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, या क्या बोला जाता है इसको, मेम्ब्रेन बाउंड, तब उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक। मतलब वो खलिया होता है, उस खलिए के अंदर जो भी डीएनए मटेरियल है उसके सराउंडिंग में क्या होगा, दीवार होंगी, मेम्ब्रेन होगी। तो इस दीवार की मौजूदगी की वजह से इस खलिए का नाम क्या बन गया, यूकैरियोटिक। क्या बन गया इसका, यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक खलिया इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर दो तरह के सेल है जिसकी किस्म की बात कर रहे हैं। फिर खलवी दीवार की अगर बात करेंगे, जैसा यहाँ पर मैंने कहा कि खलवी दीवार या मेम्ब्रेन या दीवार बंद मरकजा, तो उसी के लिए दूसरा लफ्ज यूज किया जा रहा है, लेकिन उसको कहा जाता है मेम्ब्रेन यानी मरकजा की दीवार। यहाँ पर जो खलवी दीवार होती है, वो ये जो मोनेरा है वो गैर खलवी होते हैं, कुछ यहाँ पर जो प्रोटिस्टा उसमें मौजूद होती है। फंजाई की बात करें तो वहाँ काइटिन वाली होती है, प्लांटी की बात करें तो वहाँ मौजूद होती है लेकिन वो सेल्यूलोज से होती है, और एनिमेलिया की बात करें तो वहाँ पर जो खलवी दीवार है वो गैर मौजूद होती है। इसी तरह से मरकजा झिल्ली, ये जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना, बंद मरकजा, ये जो बंद मरकजा है, दीवार बंद मरकजा, इसका मतलब क्या है, मरकजी झिल्ली। तो मरकजी झिल्ली जो मोनेरा वहां पर गैर मौजूद होती है, जबकि बाकी के सारे खानदानों में, किंगडम में वो क्या होती है, मौजूद होती है। इसी तरह से जिस्मानी तंजीम की अगर बात करें, जैसा हमने वहां पर भी तरतीब की बात किए थे, जिस्मानी तंजीम की बात किए थे, सेल्यूलर लेवल, बाफ्ट की लेवल, ऑर्गन की लेवल, ऑर्गन सिस्टम के लेवल, इसी तरह से यहाँ जिस्मानी तंजीम की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें क्या होता है, खलवी लेवल होती है, प्रोटिस्टा में भी खलवी लेवल होती है, लेकिन जो फंजाई है उसमें कसीर खलवी होती है प्लस ढीली बाफ्त होती है। और प्लांटी की अगर बात करें तो यहाँ बाफ्त और उज़ू होती है, जबकि एनिमेलिया की अगर बात करें तो वहाँ पर बाफ्त होती है, उज़ू होती है और उज़ूवी निज़ाम होती है, यानी टिश्यू लेवल होती है, ऑर्गन लेवल होती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसी तरह से अगर इनके ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों की अगर बात करें तो ग़िज़ा हासिल करने के दो तरीक़े होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है खुद अपनी ग़िज़ा हासिल करना, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है किसी और के ऊपर मुनहसिर होना। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक, और जो मोनेरा प्रोटिस्टा होती है वो भी ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद जो फंजाई होती है वो हेटेरोट्रॉफिक, यानी वो अपनी ग़िज़ा किसी और से हासिल करती है। प्लांटी की अगर बात करेंगे तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल्स की अगर बात करेंगे तो वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, यानी वो अपनी ग़िज़ा के लिए, हेटेरोट्रॉफिक किसी और के ऊपर क्या होते हैं,
मुनहसिर होते हैं। तो ये एक छोटा सा चार्ट है। इस चार्ट को अब हम आगे वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। हम मोनेरा पढ़ेंगे तो मोनेरा में ही सारी बातें पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा में ही सारी बातें पढ़ेंगे, फंजाई में पढ़ेंगे तो फंजाई में सारी। तो इस तरह से हम इस चार्ट को अब आगे इलैबोरेटिव अंदाज में, बहुत वाज़ेह अंदाज में, डिटेल में देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों की बातें और अच्छे से आगे समझ में आएगी। यहाँ पर कुछ टर्म्स है, कुछ अल्फाज है जो आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आगे जैसा जैसा बढ़ते जाएंगे आपको ये अल्फाज भी और वाज़ेह तौर पे क्या होंगे, समझ में आएंगे। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि उन्होंने, यहाँ पर एनसीईआरटी ने उनको प्रोकैरियोट को उर्दू में क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं किया। हम भी उस पर नहीं जा रहे। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर हम भी वहां पर अगर सोचने लगेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि इम्तिहान हॉल में फिर क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी। इम्तिहान हॉल में आपके लिए प्रोकैरियोट, यूकैरियोट ये समझना ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि सामने इंग्लिश में भी लिखा रहेगा और आपके सामने उर्दू में भी लिखा रहेगा। नाउ अब हम 5 किंगडम वाले जो नजरिए हैं उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 किंगडम्स की दर्जाबंदी से मुतालिक यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि ये जो नजरिया था इसने लोगों को बहुत ज्यादा क्या किया, मुतासिर किया। तो दर्जाबंदी से मुतालिक मदों और दीगर गौर तलब बातों को समझने की कोशिश करें जो दर्जाबंदी के निज़ाम को क्या करती हैं, मुतासिर करती है। गुज़श्ता निज़ाम दर्जाबंदी में पौधों के तहत बैक्टीरिया, नीली सब्ज अलगी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म शामिल थे। यानी पहले जो दर्जाबंदी होती थी उसमें सारे के सारों को क्या करते थे, पौधों के तहत यानी प्लांट के अंदर रखते थे। पूरे किंगडम को जिस खुसूसियत ने यकजा किया वो ये था कि इन तमाम उज़्वियों के खलिये में खलवी दीवार पाई जाती थी। तो खास बात क्या है कि बैक्टीरिया, नीली सब्ज़लगी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, एक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब एक जगह थे। एक जगह होने की वजह क्या थी, उन सब के अंदर क्या थी, उन सब के अंदर थी खलवी दीवार। इस खलवी दीवार को कहा जाता है सेल वॉल। क्या कहा जाता है इस खलवी दीवार को, सेल वॉल। तो अगर आप इन सब को लेंगे और इन सब के खलियों की अगर स्टडी करेंगे, इन खलियों का अगर मुताला करेंगे तो सबके अंदर जो कॉमन चीज आपको मिलेंगी, एक जो चीज देखने को मिलेंगी वो क्या रहेंगी, उनकी खलवी दीवार। जबकि इनकी दूसरी खुसूसियत एक दूसरे से आपको क्या देखने को मिलती है, बिल्कुल मुख्तलिफ। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो अरस्तु आया जब उसने डिवाइड किया तो उसने सबको एक जगह रखा, लेकिन बाद में लीनियस आया तो उन्होंने उनको डिवाइड किए। फिर बाद में और साइंटिस्ट को समझ में आया कि कुछ और खुसूसियात होती है जो अलग अलग जानदार शो करते हैं तो उनको हमने अलग करना चाहिए। इस तरह से 5 किंगडम का नजरिया आया। लेकिन इसके हिसाब से क्या है कि अगर आप आमतौर पर अगर देखेंगे तो आपको सबके अंदर एक खासियत कॉमन दिखेंगी। एक खासियत जो सबके अंदर देखने को मिलेगी वो क्या है, सबकी खलिए के पास क्या होती है, खलवी दीवार होती है जिसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल। लेकिन उसके अलावा भी उनकी जो दूसरी खुसूसियात है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट है यानी जो बैक्टीरिया है, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीली सब्ज अलगी जिसको आगे हम क्या कहते हैं, सायानोबैक्टीरिया, इनको दूसरे ग्रुप के साथ रख दिया गया। फिर क्या हुआ कि ये जो नीली सब्ज अलगी थी और ये जो बैक्टीरिया था जिसको पहले पौधों के साथ रखा गया था या प्लांट्स के साथ रखा गया था, उनको वहां से निकाला गया। उनको वहां से निकाला गया जो कि उनको वहां से निकाल के किसी और ग्रुप में रखा गया। हालांकि वो भी कौन थे, वो भी यूकैरियोटिक थे, यानी ऐसे खलिए थे जिनके पास मरकज़े की झिल्ली मौजूद होती थी या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता था। ऐसा न्यूक्लियस होता था, ऐसा मरकज़ा होता था जिसके अतराफ में क्या होती थी, झिल्ली होती थी या दीवार होती थी। लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ खुसूसियत अलग थी, इसलिए उनको फिर क्या किया गया, अलग किया गया। इस उसूल की रो से, यानी ये जो उसूल है कि किस बुनियाद पे, दूसरी खुसूसियात की बुनियाद पे उनको क्या करना है, अलग करना है। तो इस उसूल की रो से यकखलवी और कसी खलवी उज़्वियों को भी एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे अलगी के तहत क्लाइमाइडोमोनास, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्लाइमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा।
किसको रखा गया? स्पायरोगायरा। तो ये है क्लाइमाइडोमोनास और ये कौन है? स्पायरोगायरा। फिर यहाँ पर ये देखिए कि ये जो दर्जाबंदी है इसमें हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप? हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, जिसमें कौन आता है? फंजाई। और ऑटोट्रॉफिक, जिसमें सब्ज पौधों में भी क्या नहीं है? तफरीक नहीं करती है, जबकि इनकी दीवार की बनावट कैसी है? मुख्तलिफ है। अब ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप के अंदर एक और चीज क्या हो गई कि दर्जाबंदी के एतबार से अगर बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप की अगर बात करें फंजाई, क्योंकि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है? काइटिन। उसमें कौन सा मटेरियल होता है? काइटिन। और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स की अगर बात करें, यानी वो जानदार जो खुद कफील है, जो कौन है? जो खुद कफील है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी जो कलवी दीवार होती है, वो कलवी दीवार किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज। फिर भी इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, इनको अलग करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बुनियाद थी कि जहां पर खलवी दीवार तो एक जैसी दिखती थी, इसलिए सबको एक जगह रखा गया, लेकिन कुछ खुसूसियात की अगर स्टडी करते गए तो मालूम पड़ा कि अरे यार, इनमें कुछ छोटे छोटे क्या है? चेंजेस है, कुछ खुसूसियात है जो अलग अलग है, जिसकी बुनियाद पर भी इनको क्या किया जा सकता है? अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग खानदानों में, अलग अलग क्लासेस में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिर फंजाई की, जो मैंने कहा कि फंजाई की जो खलवी दीवार है वो किससे बनी हुई है? काइटिन से। और सब्ज पौधों की जो खलवी दीवार है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज मटेरियल से बनी हुई होती है। नाउ जब इस तरह की खुसूसियात ज़ेर गौर लाई गई, फिर जब ये बात समझ में आया कि यार ये इस तरह से, इसमें तो बहुत सारे फर्क दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये सबके सब दिखते एक जैसे हैं, सबके पास खलवी दीवार है, लेकिन खलवी दीवार कुछ लोगों की कुछ और मटेरियल से बनी है, किसी की और मटेरियल से बनी हुई है। जब इस तरह की खुसूसियात को ज़ेर गौर लाई गई तो फंजाई, जिसके पास जो सेल वॉल थी वो कैसी बनी हुई थी? काइटिन मटेरियल की बनी हुई थी, उसको अलग किंगडम में रखा गया, जिसको कहा गया किंगडम फंजाई। क्या बोला गया फिर उसको? किंगडम फंजाई। फिर तमाम यूकैरियोटिक उज़ुइयों को, यानी जानदारों को किंगडम मोनेरा में, किस में रखा गया? किंगडम मोनेरा में। अब यहाँ पर देखिए कि तमाम जानदार, कौन से वाले उज़ु की बात हो रही है? प्रोकैरियोट। किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट, यानी ऐसे जिनके पास क्या नहीं था? मरकजा झिल्ली गैर मौजूद थी, जिनके पास मरकजा झिल्ली कैसी थी? गैर मौजूद थी, वो मौजूद नहीं थी, उनको क्या बोला गया? प्रोकैरियोटिक। और सारे प्रोकैरियोटिक उज़ुओं को कहा रखा गया? किंगडम मोनेरा में। और यक खलवी यूकैरियोट, अब बात किसकी आ रही है? यक खलवी, क्योंकि जो प्रोकैरियोट होते हैं ये भी यक खलवी होते हैं, लेकिन कुछ यूकैरियोट ऐसे होते हैं जो भी, वो भी कैसे होते हैं? यक खलवी होते हैं। तो यक खलवी यूकैरियोट उज़ुओं को किंगडम प्रोटिस्टा, किसमें रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा। ये बात बहुत अहम है, इसको समझिए। बात किसकी चल रही है? यखलवी जानदार। कुछ यखलवी जानदार ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है? जिनके पास मरकजा झिल्ली मौजूद होती है, और किसी के पास मरकजा झिल्ली जो होती है वो गैर मौजूद होती है। तो जिनके पास मौजूद होती है और जिनके पास गैर मौजूद होती है, जिनके पास मौजूद होती है उनको बोला गया प्रोटिस्टा। क्या बोला गया? प्रोटिस्टा। और जिनके पास गैर मौजूद होती है उनको बोला गया प्रोकैरियोटिक। उनको क्या बोला गया? प्रोकैरियोटिक। बात कहाँ की चल रही है? पहली जो बात हुई थी वो खलवी दीवार को लेकर हुई थी, अब जो दीवार हो रही है वो यह खलवी जानदारों में हो रही है, और यह खलवी जानदारों में मरकजी झिल्ली की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पर हो रही है। अगर यह खलवी है, मरकजा झिल्ली मौजूद है, तो उनको बोला गया प्रोटिस्टा। यह खलवी है, मरकजा झिल्ली गैर मौजूद है, अब्सेंट है, तब उनको बोला गया प्रोकैरियोटिक से। बात समझ में आई? ठीक।
नाउ किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला, पहले ये दोनों भी जो थे ये पौधों के तहत अलगी में रखे गए थे और दोनों में क्या थी, हल्वी दीवार मौजूद थी। लेकिन बाद में क्या किया उनको प्रोटिस्टा में। फिर इसी तरह से पैरामेशियम और अमीबा जो पहले एनिमेलिया किंगडम में रखे गए थे जिनमें खलवी दीवार मौजूद नहीं थी, तो अब इनको क्या किया गया, इनको करीब लाया गया। तो किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें क्लाइमाइडोमास, क्लोरेला और पैरामीशियम और अमीबा ये इनको क्या किया गया, करीब ले आया गया। इस निज़ाम में वो उज़ू एक साथ रखे गए जो पहले की दर्जा बंदी के निज़ाम के तहत अलग अलग किंगडम्स में क्या रखे गए थे। तो यहाँ बहुत अहम है कि कुछ ऐसी खसूसियात थी जो कुछ जानदारों के अंदर अलग थी और कुछ जानदारों के अंदर एक जैसी थी। उस बुनियाद पे फिर इन सबको क्या किया गया, एक जगह लेकर आया गया। जैसे अलगी की अगर बात करें तो अलगी में खलवी दीवार होने की वजह से क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला को अलग रखा जाता था पैरामीशियम और अमीबा से, और उनको कहाँ रखा जाता, एनिमलिया किंगडम में। बाद में उन सबको एक जगह लेकर आया गया। इस तरह से क्या होती गई, हमेशा 5 किंगडम सिस्टम के अंदर क्या होती रही है, तब्दीलियां। तो कभी खलवी दीवार की बुनियाद पे, कभी मरकजी झिल्ली की बुनियाद पे, कभी किसी और बुनियाद पे। तो इस तरह से उनके अंदर क्या होता रहा है, हमेशा तब्दीलियां होते रही है। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम की अगर बात करें तो वो क्या क्या था, तो उसमें पहली एक चीज हमने जिसको पढ़ा था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी खलवी साख्त या खलवी किस्म, जिसको मैंने पहले भी कहा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फिर दूसरी जो चीज है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनका जो ग़िज़ा का हासिल करने का तरीका है वो क्या है, क्या वो ऑटोट्रॉफ है, खुद कफील है, या हेटेरोट्रॉफ है यानी गैर खुद कफील है। इसी तरह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें कि इनकी बॉडी की जो साख्त है वो किस किस्म की है, वो यूनिसेलुलर है यानी एक सेल से बनी है, या वो मल्टी सेलुलर है, कई खलियों से, कई सेल से बनी हुई है। और इसी तरह से अब जो आगे हम बात करेंगे वो होती है फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, यानी जो आबा व अजदाद है उनके साथ इनका क्या रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ होते हैं। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर कंसेप्ट आपको याद रखना है कि 2 खलिए हैं, 2 खलियों को उनके नाम मरकजी झिल्ली की बुनियाद पर यहाँ पर उनको डिवाइड किया गया। सबा को शायद बात नहीं समझ में आई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबा मैंने क्या कहा, हमने कहा कि मरकजी झिल्ली जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या कहा जाता है उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पर खलियों को तकसीम किया गया है। जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है उनको कहा जाता है यूकैरियोट। क्या कहा जाता है उनको, यूकैरियोटिक। और जिनके पास गैर मौजूद होती है उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट। क्या कहा जाता है उनको, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी और प्रोकैरियोटिक। इस तरह से उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मरकजी झिल्ली की मौजूदगी और गैर मौजूदगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसी होती है, किस तरह से होती है, हम इसको और बहुत जल्दी देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्या समझना है, बेसिक कंसेप्ट ये समझना है कि किस तरह से जानदारों की दर्जाबंदी की जा रही है। पहले वो 2 ग्रुप में रखे गए, बाद में 2 में रखे गए, 3 में रखे गए, बाद में 5 में रखे गए। 5 में रखने के बाद बार बार क्यों तब्दीलियां होती रही है, क्योंकि जैसा जैसा हम खसूसियत की स्टडी करते जा रहे हैं, खसूसियत को मालूम करते जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि इनको क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए, फर्क करना चाहिए, इनको अलग अलग किंगडम में रखते जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ये मिसालें पेश की, एग्जाम्पल्स दिए। सब क्लियर,
नाउ अब कुछ और भी बात है कि अब क्या हुआ, जब इन बुनियादों पे खसूसियत की बुनियादों पर किया गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, दर्जा बंदी के जो मेयार थे उनमें गाहे बगाए यानी वक्तन फ़ौक्तन क्या होती रही है, तब्दीली होती रही है। और जैसे जैसे खसूसियात और इर्तिकाई निस्बत यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बुनियाद पे से मुतालिक हमारी मालूमात में क्या होता रहा है, हमेशा इजाफा होता रहा है। फिर ये सिलसिला आइंदा भी कायम रहेगा। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में और हमेशा मुस्तकबिल में इस तरह की चीजें क्या होते रहेगी। फिर वक्त के साथ साथ दर्जाबंदी के एक ऐसे निज़ाम की तश्कील की कोशिश की गई जो ना सिर्फ शक्ली साख्त या फिजियोलॉजिकल यानी उज़वियात और तौलीदी मुशाबहत पर मुनहसर हो, बल्कि इर्तिकाई निस्बतों को भी क्या कर सकता हो, जहन में रखा गया है। तो यानी वो एंसेस्ट्रल बुनियाद पे, खानदानी बुनियाद पे, आबा व अजदाद की बुनियाद पर भी हमने क्या किया हुआ है, अब उन दर्जाबंदी को या उनको क्लासिफिकेशन या उनको क्लासिफाई करने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। इसका बेसिक एग्जांपल ये है जिसको हम अक्सर डार्विन के नाम से जानते हैं कि उसने सोचा कि यार इंसान जो है वो इस तरह से आया होगा कि कोई बंदर और इंसान ये एक ही माँ बाप की औलाद रहे होंगे और वहां से फिर उनकी नस्लें चली होंगी। इस तरह के कंसेप्ट की बुनियाद में उन्होंने दर्जाबंदी की है। हम इसको भी समझेंगे कि डार्विन एक्चुअली बोलता क्या था, बताना क्या चाहता था, उसको लोगों ने किस तरह से समझा। इंशाल्लाह हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे उस वक्त मैं और बहुत सारी बातों को आपके सामने वाज़ेह करूंगा ना। अब अगर बेसिक तौर पे अगर हम टाइप्स की और एग्जांपल्स की बात करें तो वो भी इसलिए करना है ताकि आपको याद रहे कि कौन किसकी एग्जांपल्स है। तो अगर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में कौन से वाले जानदार आते हैं, मोनेरा में कौन से जानदार आते हैं, जो यूनिसेलुलर हो और प्रोकैरियोट्स हो, जो कैसे हो, या कल्वी हो और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके पास मरकजी झिल्ली गैर मौजूद हो, इसको याद रखिए। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एलगी। इसी तरह से अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में एक सेकंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लस वो कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब ये है कि इनके पास क्या होता है, जो मरकजी झिल्ली है वो क्या होती है, मौजूद होती है। फिर इनकी एग्जांपल कौन है, तो इनकी एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब ये अमीबा कौन है, पैरामीशियम कौन है, यूग्लिना कौन है, तो हम इनको आगे देखने वाले हैं। फिर इसी तरह से फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं यानी इनका ग्रीन कलर नहीं होता, लेकिन ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक यानी इनके जो खलिए होते हैं इनके इनके खलियों के पास क्या होता है, मरकजा झिल्ली मौजूद होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन है, ईस्ट है, राइजोपस है, मशरूम है और क्या है, मोल्स है। अब ये राइजोबम क्या है, मशरूम क्या है, मोल्स क्या है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। इसी तरह से प्लांटी की अगर बात करें, प्लांट्स की बात करें यानी नबातात की बात करें तो उसमें ये मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे खलिए होंगे, साथ ही साथ ये ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, और ये यूकैरियोट होते हैं यानी इनके पास जितने भी खलिए होंगे, सेल होंगे, उसके पास क्या होगा, मरकजा झिल्ली मौजूद होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन है, इसके एग्जाम्पल है ट्रीज है, प्लांट्स है, श्रब्स है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमेलिया में कौन होते हैं, एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर होते हैं, साथ ही ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके पास मरकजी झिल्ली मौजूद होती है। इसके एग्जांपल कौन कौन है, तो फिश है, इंसेक्ट है, एनिमल्स है, एलिफेंट, ह्यूमन एंड बर्ड्स। तो ये सारा एक ग्रुप बनाया गया, ये दर्जा बंदी की गई ताकि हम आसानी से इस दुनिया के अंदर जो मखलूक है, इस दुनिया के अंदर जो जानदार है उनको समझ सके, उनको अलग अलग खानदानों में रख सके। या हम ये कह सकते हैं कि हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि किस तरह से हम हमारे अतराफ में जो जानदार है उनको याद रख सके। जैसा कुरान में यही बात किया कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये हमने सिर्फ पहचान के लिए रखी हुई है, ये जो अलग अलग तरतीब बना के रखी है ये पहचान के लिए। तो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन पहचान के लिए, ना कि बढ़ोतरी के लिए, तकब्बुर करने के लिए, किसी को घटिया समझने के लिए नहीं, बल्कि ये एक दूसरे की क्या हो सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके, एक दूसरे की आसानी से आप उसको क्या कर सके, पहचान कर सके। इसलिए हमको इस तरह से क्लासीफाई किया गया है ना। अब एक और चीज जो
बाब है, इस बाब में हम विटेकर के जो निज़ाम है या दर्जाबंदी के तहत मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, फंजाई की खसूसियात के बारे में क्या करेंगे, मुताला करेंगे। और बचा पीछे प्लांटी और बचा पीछे किन्नम एनिमेलिया। तो किन्नम एनिमेलिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर होने के बाद हम किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ऑलरेडी किंगडम एनिमेलिया पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर जब होगा तो इसके बाद हम प्लांटी पढ़ेंगे। इसका मतलब जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम मोनेरा को भी समझ चुके होंगे, हम प्रोटिस्टा को भी समझ चुके होंगे, और हम किसको समझ चुके होंगे, फंजाई को। तो ऑलरेडी हम एनिमेलिया के मामले में डिस्कशन कर चुके। अब हम इन तीन को इस सबक में पढ़ेंगे, और चौथा सबक जो हमारा यानी इस सबक के कंप्लीशन के बाद जो रहेगा वो प्लांटी। इस तरह से हम तकरीबन इस बीट के अंदर इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स है सबको समझ चुके रहेंगे, ठीक है। जिनकी आम जबान में बिल तरतीब नबातात और हैवान किंगडम कहते हैं, इनके बारे में हम, जिसा याद है आपको, हमने चौथा बाब जिसको हमने क्या कहा था, एनिमल किंगडम। इसके बाद हम तीसरा बाब पढ़ेंगे जिसको क्या कहा जाता है, प्लांटी। तो दानिश है, महक है, और अलीजा है, नमीरा है, और कौन है, ठीक है। तो मैंने बार बार ये कहा है कि आपके जितने भी डाउट हैं, चाहे वो मोसेस को लेकर हो, चाहे वो एल्गी को लेकर हो, ग्रीन एल्गी को लेकर हो, चाहे फिर वो काई यानी फंजाई को लेकर हो, हर एक के लिए हम आगे अब यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों के जितनी भी क्यूरोसिटी है, जो भी आपके सवाल है, उसके जवाब आपको धीरे धीरे मिलने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम में मोनेरा किसको कहते हैं? जो बैक्टीरिया यानी जिसको हम जरासीम कहते हैं, उन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया मोनेरा खानदान के तहत आते हैं। मोनेरा खानदान का मतलब क्या होता है? मोनेरा खानदान का मतलब है यक खलवी, जिसको हमने क्या कहा, यूनिसेल्यूलर। दूसरा दूसरा हमने कहा कि इनके पास क्या होते हैं, लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी हमने क्या कहा उनको, मरकजा झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, गैर मौजूद होती है, यानी उनके पास मरकजा झिल्ली नहीं होती। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया भी कैसे होते हैं, यकल्वी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनके पास भी मरकजी झिल्ली मौजूद नहीं होती। इसलिए हमने इनको कहा रखा है, मोनेरा खानदान के अंदर रखा हुआ है। ये जो जानदार होते हैं ये कसरत से पाए जाते हैं, और ये जो कसरत से पाए जाने वाले जरासीम है, ये सब के सब कैसे हैं, जरासीम है, या दूसरे लफ्ज में हम क्या कहेंगे इनको, ये पैथोजन है। कसीर तादाद इनकी कैसी है, पैथोजन, जो जिनको कहा जाता है बीमारी फैलाने वाले। कैसे होते हैं ये, बीमारी फैलाने वाले या डिजीज स्प्रेड करने की इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जरासीम, या इनको क्या कहते हैं, पैथोजन। और ये जो होते हैं ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल हैबिटाट, जितने भी हैबिटाट है हर जगह पर ये मौजूद होते हैं। फिर अगर आपको मोनेरा या बैक्टीरिया देखना है तो मुट्ठी भर मिट्टी, अगर आपने क्या लिया, मुट्ठी भर मिट्टी लिया, तो उस मुट्ठी भर मिट्टी में क्या होगा, सैकड़ों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये गर्म पानी के चश्मों में, कहां पर होते हैं ये, गर्म पानी के चश्मों में, जिनको हम कहते हैं थर्मोलेबाइल, थर्मो रेजिस्टेंट, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह से सहराओं में यानी रेगिस्तानों में, इसी तरह से बर्फ में और गहरे समंदरों में, जैसे ये वहू में रहते हैं, यानी इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जहां दूसरे जो जानदार हैं वो मुश्किल से ही क्या रह सकते हैं, जिंदा रह पाते हैं। तो ये बहुत अहम बात है ये किंगडम मोनेरा की, इस खानदान की, कि ये हर उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जो दूसरे जानदारों के लिए बहुत मुश्किल है उनका सरवाइव करना।
फिर इसके बाद एक और बात है कि ये जो बैक्टीरिया है, तो इनमें से कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों के अंदर या बाहर तुफेलिए की शक्ल में रहते हैं। तुफेलिए की शक्ल में मतलब आपको याद होगा हमने पढ़ा था पैरासाइटिक, या हमने क्या कहा था पैरासिटिक, यानी किसी और के जिस्म में जाके रहने वाला, किसी और के घर में जाके रहने वाला, किसी और की प्रॉपर्टी पे रहने वाला, उसको हम क्या कहते हैं पैरासिटिक, उसको क्या कहते हैं तुफेलिए कहते हैं। फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को उनकी शक्ली साख्त की बुनियाद पे, बैक्टीरिया को उनके मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे, या जिसको क्या कहा जाता है शक्ली साख्त, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे या शक्ली साख्त की बिना पर चार जुमरों में, चार किस्मों में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। जैसे गोल, कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, गोल होते हैं। जब ये गोल होते हैं तो इनको बोला जाता है कोकाय। क्या बोला जाता है इनको, कोकाय। और इनकी अगर बात की जाए तो इनको कहा जाता है कोकस। क्या बोला जाता है इनको, कोकस। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो डंडे नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, डंडे नुमा या रॉड लाइक होते हैं, तो उनको कहा जाता है बैसिलस। क्या कहा जाता है, बैसिलस, या उनको कहा जाता है बैसिला। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये सब कौन है, बैसिला, यानी जमा जो है इनकी, जब ये एक से ज्यादा होते हैं तब उनको क्या कहा जाता है, बैसिला। और अगर अकेला अकेला हो तो उसको क्या होता है, बैसिलस। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमा साख्त के होते हैं। कैसे होते हैं, कॉमा साख्त के। तो जो कॉमा साख्त के होते हैं उनको कहा जाता है विब्रियम। क्या कहा जाता है इनको, विब्रियो। और अगर सिंगल है तो उसको कहा जाता है वाइब्रियम। क्या कहा जाता है, वाइब्रियम। और कुछ ऐसे होते हैं जिसकी साख्त कैसी होती है, स्प्रिंग की तरह होती है। किसकी तरह होती है, स्प्रिंग की तरह होती है, तो उनको कहा जाता है स्पाइरिलम। क्या कहा जाता है इनको, स्पाइरिलम। और अगर जमा की बात करें, प्लूरल की बात करें, तो कैसा होता है, स्पाइरेला। इसका मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया की बात करें, मोनेरा की बात करें, तो इनके अंदर जो साख्त होती है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, इनकी जो शक्लें होती है, वो चार तरह की होती है। एक दायरा नुमा होंगे, एक डंडा नुमा होंगे, एक कॉमा नुमा होंगे, और एक स्पाइरल शक्ल के होंगे, रिंग की तरह होंगे, गोल 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 घूमे हुए होंगे। इसकी बुनियाद पे उनको क्या किया गया है, उनके नाम रखे गए हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट है, ये चार नाम आपने याद रखना है कि कौन से शेप को क्या बोला जाता है। आप लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम पढ़े होंगे ना, बैसिलस। तो आपने के सामने जैसे ही बैसिलस आता है तो उस वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है इसका जो शेप है ये रॉड रॉड की तरह है, यानी डंडे की तरह है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बैसिलस। ठीक है ना। हालांकि एक और चीज है, हालांकि बैक्टीरिया साख्त के लिहाज से बहुत आसान है। बैक्टीरिया को अगर साख्ती तौर पे अगर आप देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके बनावट की बात करेंगे, तो उस लिहाज से ये बहुत आसान है। इसका मतलब है बहुत सिंपल है। लेकिन अपने अमाल के हिसाब से बोलेंगे, या हम उसके फंक्शन की अगर बात करें, या उसकी अपनी एक्टिविटीज की अगर बात करें, या उसके इफेक्ट की अगर बात करें, तो उस एतबार से बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत पेचीदा होते हैं। यानी आप एक बैक्टीरिया को देखते हैं, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार इस बैक्टीरिया से टाइफाइड कैसे हो सकता है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस बैक्टीरिया से ये जो अलग अलग बीमारियों के नाम हम सुनते हैं ये कैसे हो सकता है, जबकि ये तो बहुत छोटा सा है, इससे इसके जिस्म में तो कोई बहुत ज्यादा पेचीदा चीजें हैं नहीं। फिर भी तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साख्ती तौर पर वो तो बहुत आसान है, सिंपल दिखाई देता है, लेकिन इफेक्ट की बात करें, फंक्शन की बात करें, एक्टिविटीज की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा पेचीदा होता है। फिर जानदारों के मुकाबले में जो उज़ुइयों है, जो जानदार है, उनके मुकाबले में बैक्टीरिया जो होते हैं वो मजमूई तौर पर वसी इस्तेहाली तफरीक रखते हैं। वस्ती इस्तेहाली तफरीक का मतलब क्या होता है, इनके पास अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन की अगर बात करें, इनके बॉडी के अंदर होने वाले सारे रिएक्शन की, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के, मेटाबॉलिज्म बनने टूटने, खाने पीने, ये सारी चीजों की अगर बात करें तो बहुत फर्क होता है। कुछ बैक्टीरिया को अगर आप देखेंगे तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक है। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है जिनको हम कहते हैं
खुद कफील कहते हैं, या जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, यानी गैर नामियाती मादों से। अब ये गैर नामियाती मादों का मतलब क्या होता है? गैर नामियाती मादों का मतलब होता है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी प्रीकर्सर्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी बात हो रही है। तो ये क्या करते हैं? गैर नामियाती मादों से अपनी ग़िज़ा की खुद तालीफ करते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ये ज़ियाई तालीफी, ये कैसे होते हैं? ज़ियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक कैसे होते हैं? इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ऑटोट्रॉफिक तो है ये, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह के। एक ऑटोट्रॉफिक वो है जो ज़ियाई तालीफ के जरिए अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। दूसरा कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक। कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कीमियाई मेथड के जरिए, कीमियाई तरीकों से जरिए अपनी ग़िज़ा क्या करेंगे? हासिल करेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है, ग़िज़ा हासिल करने की बुनियाद पे उनको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? खुद कफील। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? गैर खुद कफील। फिर जो ऑटोट्रॉफिक है, जो खुद कफील है, जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, खुद तालीफ करते हैं, खुद तैयार करते हैं, उसमें से ज़ियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटो ऑटोट्रोपिक। क्या बोला जाता है उनको? फोटो ऑटोट्रॉफिक। वो लाइट की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में? ज़ियाई का मतलब यहाँ क्या है? रोशनी। ज़ियाई का मतलब क्या है यहाँ? रोशनी। फोटो का मतलब क्या है यहाँ पर? लाइट। तो लाइट की मौजूदगी में या रोशनी की मौजूदगी में वो अपनी ग़िज़ा क्या करेंगे? खुद तैयार करेंगे। इसी तरह से कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक। कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? कीमो ऑटोट्रोपिक। क्या बोला जाता है इनको? कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो एक तरफ होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरी तरफ होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया को अपने ग़िज़ा के तरीके की बुनियाद पे, ग़िज़ा हासिल करने के तरीके की बुनियाद पे दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ऑटोट्रॉफिक खुद कफील, हेटेरोट्रॉफिक गैर खुद कफील। और जो ऑटोट्रॉफिक है, जो खुद कफील है, उनको भी कुछ फोटो यानी लाइट की मौजूदगी में, रोशनी की वजह से बनाते हैं, कुछ केमिकल्स की वजह से, कीमियाई तरीकों से बनाते हैं। फिर बैक्टीरिया की अगर तादाद की बात करें, तो बैक्टीरिया की बड़ी तादाद कौन होती है? हेटेरोट्रॉफ। कैसी होती है? हेटेरोट्रॉफिक होती है, यानी वो अपनी ग़िज़ा और दूसरे उज़ुइयों से या बेजान नामियाती मादों से क्या करते हैं? हासिल करते हैं। यानी अपनी ग़िज़ा के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए ये क्या होते हैं? किसी और जानदार के ऊपर क्या होते हैं? मुनहसिर होते हैं। तो इसलिए इसको याद रखिए कि हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। तो जो बैक्टीरिया है वो सारे के सारे, या हम कहेंगे उनमें से मैक्सिमम तादाद ऐसी है जो कैसी है? हेटेरोट्रॉफिक, किसी और पर मुनासिर है। इसीलिए हमने पहले लिखा कि साख्ती एतबार से अगर इनको देखेंगे तो ये बहुत आसान है, लेकिन इनके एक्टिविटीज, इनके फंक्शन, इनके इफेक्टिवनेस, इनके असरात की बुनियाद पे अगर बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पेचीदा होते हैं। यहाँ पर किसी को कोई और डाउट है? ना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में, या जो मोनेरा है उस किंगडम की बात कर रहे हैं। तो अवलियन या आर्कियोबैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो मतलब जो सबसे पहले बैक्टीरिया थे, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए उनको बोला गया आर्कियो, या उनको बोला गया अवलियन। यानी जो पहला था, तो पहले के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है आर्कियोबैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया थे, ये खास तरह के बैक्टीरिया होते थे। ये क्या होते थे? बहुत खास तरह के बैक्टीरिया होते थे, क्योंकि ये मुश्किल हालात में
जिंदा रहते थे, मुश्किल हालात में सरवाइव करते थे, जैसे नमकीन जगहों पर, यानी हेलोफिल्स, यानी बहुत ज्यादा नमक है वहां पर तो इसलिए वहां पर भी वो सरवाइव कर रहे हैं, हेलोफिल्स। इसी तरह से गर्म पानी में, जैसा मैंने पहले भी कहा, थर्मो एसिडोफिल्स, क्या कहा जाता है उनको, थर्मो एसिडोफिल्स। फिर इसी तरह से दलदली जगहों पर, जिनको कहा जाता है मिथेनोजन्स, क्या कहा जाता है उनको, मिथेनोजन्स। तो यहाँ पर कौन है, हेलोफिल्स है जो नमकीन जगहों पर होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स है जो गर्म पानी की जगह पर होते हैं, और मिथेनोजन जो दलदली जगहों पर मौजूद होते हैं। इसलिए कहा गया कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे हालात में रहेंगे जहां पर कोई और जानदार अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकता है, ऐसी जगह पर ये जानदार होते हैं, ऐसी जगह पर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसलिए उनको बोला गया अवलिन या बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया। फिर अगर इनकी बात करें तो आर्कियो बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया की जो खलवी दीवार की अगर साख्त की बात करें तो दूसरे बैक्टीरिया के मुकाबले में उनकी जो खलवी साख्त होती है वो बहुत मुश्किल होती है। वो बहुत मुश्किल क्यों रहेंगी, क्योंकि अगर वो मुख्तलिफ नहीं रहती, अगर वो मुख्तलिफ नहीं रहती तो फिर ये इस तरह के इन्वायरमेंट में, मुश्किल हालात में, मुश्किल हैबिटाट में अपना जिंदगी वहां पर गुजार नहीं सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया, इनकी दूसरे बैक्टीरिया के मुकाबले में जो खलवी दीवार होती है बहुत ज्यादा अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। यही खुसूसियात इनको मुश्किल हालात में क्या करती है, जिंदा रखने में क्या होती है, मावीन होती है, मददगार होती है। फिर जैसे मिथेनोजन्स की अगर बात करें तो मिथेनोजन्स मुख्तलिफ रोमिनेंट जानवर, यानी ऐसे जानवर जैसे गाय, भैंस, इनकी अगर बात करें तो इनकी ग़िज़ाई नदी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और इनके गोबर से मीथेन यानी क्या बनती है, बायोगैस पैदा होती है। तो आपने अक्सर बायोगैस पढ़ा होगा। तो ये जो बायोगैस बनती है, बायोगैस बनती किसकी वजह से, ये बायोगैस बनती है मिथेनोजन्स की वजह से। ये जो मिथेनोजन्स होते हैं, ये मिथेनोजन्स वो जो कीचड़ बन जाता है, वो जो दलदल बन जाता है, कंटिन्यूअसली गाय का गोबर, कचरा, ये सब वहां पर फेंका जाता है। फिर भी ये जो मिथेनोजन होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, वहां पर ये अपनी जिंदगी क्या करते हैं, आसानी से गुजार सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई और जानदार अगर उसमें चला जाए, उस दलदल में या उस कीचड़ में, तो उसकी क्या हो जाएगी, मौत, क्योंकि वो वहां पर अपने आप को सरवाइव नहीं करवा सकेगा, वो अपने आप को वहां जिंदा नहीं रख सकता। तो एक मिसाल यहाँ पर दी गई कि किस तरह से रोमिनेंट जो जानदार होते हैं, रिमेनेंट जो होते हैं, उनके पास, जिसका नाम है गाय भैंस, या हम कहेंगे जो जुगाली करने वाले जानदार होते हैं, उनकी यहाँ बात हो रही है। तो इनके पास खास बात क्या होती है, इनके खास बात क्या होती है, इनके पास होती है रूमन। रूमन के अंदर क्या होता है कि ये जो भी खाते हैं उसको दोबारा जुगाली करते हैं, दोबारा डाइजेस्ट करते हैं। तो पहले ये खूब खा लेंगे, जमा करके रखेंगे, फिर दोबारा उसको और क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया, इस तरह के जो जानदार होते हैं, उनके जिस्म के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन्स, जो हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, गोबर गैस वगैरह के अंदर। दानिश, केमिकल से मुराद क्या होता है, केमिकल से मुराद ये होता है कीमिया। कीमियाई मादों से मुराद क्या है, कीमियाई मादों से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जमीन है, जमीन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रिक एसिड है, या कोई इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैसा आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर केमिकल है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी केमिकल मादा है, उस केमिकल मादे को यूज करेंगे और उससे वो अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। तो एक ये हो गया कि वो बैक्टीरिया की वजह से आपका प्रदूषण भी साफ हो गया और उसको खाना भी मिल गया। तो उसने क्या किया, फिजा के अंदर जो मौजूद केमिकल है उसको यूज किया, या जमीन के अंदर जो मौजूद कीमिया है उनको यूज करेगा। जैसा मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड की आपको बात किया, तो वहां से वो क्या करेगा, उन कीमिया को हासिल करेगा और उनसे अपनी ग़िज़ा बनवाएगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है केमिकल। बात समझिए। दानिश, ठीक ना। आर्की बैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के बाद एक और ग्रुप है जिसको कहा जाता है यू बैक्टीरिया।
दूसरा जो है उसको कहता है यू बैक्टीरिया। देखिए जब भी ये ई और यू ये वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रू। इसका मतलब क्या होता है ट्रू, या हम बोलेंगे कि सही, या दूसरे बोलेंगे हकीकत, हकीकत हकीकी या हकीकत पसंद, इस तरह से उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो हजारों मुख्तलिफ अकसाम के हमारे पास क्या है, हजारों और मुख्तलिफ अकसाम के यू बैक्टीरिया या हकीकी बैक्टीरिया। अब इनको हकीकी क्यों बोलते हैं, उसकी वजह क्या है, मैं आगे उसको बता रहा हूँ। जो कि एक सख्त खलवी दीवार से, किससे दीवार, सख्त खलवी दीवार से जुड़े होते हैं। और अगर ये मुतहरिक हो, अगर अगर ये मुतहरिक हो, मुतहरिक का मतलब क्या है, मोटाई। मुतहरिक का मतलब क्या होता है, मोटाइल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसा हमारा हम कहते हैं ना मोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा डिवाइस जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो वैसा ही ये मोबाइल से क्या वर्ड बना है, मोटाइल, यानी मुतहरिक, अपने आप को मूवमेंट करता है। तो मुतहरिक होते हैं तो फ्लैजिलम की मौजूदगी इनकी पहचान है। अगर यू बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया मोटाइल है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या होता है, ये जो फ्लैजेलम है इसको हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ इतनी बात याद रखिए, ये फ्लैजेलम जो होता है ये एक धागेदार साख्त होती है। ये क्या होती है, धागेदार साख्त होती है जो बैक्टीरिया के पास होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक बंदर है उसको दुम होती है, बंदर है उसको क्या होती है, दुम होती है, उस दुम की मदद से वो अपना बैलेंस मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कि ये दुम जो होती है ये क्यों होती है, तो उसका एक रीजन होता है वो अपना बैलेंस उसके जरिए मेंटेन करता है। आपने बच्चों का खिलौना देखा होगा जिसके अंदर जो दुम होती है, वो दुम क्या होती है, गोल 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 घूमती है। वो दुम के गोल घूमने की वजह से वो जो बंदर होता है, वो जो खिलौना होता है, वो हरकत करता है। इसी तरह से यहाँ पर फ्लैजेला है जो उसकी दुम है, एक एक्सटेंशन है। वो एक्सटेंशन क्या है, क्यों है, तो उसका एक मकसद होता है, वो होता है मोटेलिटी, या वो क्या होता है, मुतहर्रिक करना होता है, मूवमेंट करवाना उसका मकसद होता है। तो अगर यू बैक्टीरिया है और अगर वो मुतहर्रिक है तो उसके पास क्या होगी, फ्लैजेलम होगी। फिर इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया, या उसी को कहा जाता है नीली सब्ज अलगी, क्या बोला जाता है उसको, साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, क्या बोला जाता है उसको, साइनोबैक्टीरिया, या उसी को कहा जाता है सब्ज अलगी। की अगर बात हो रही है तो इसमें जो सब्ज पौधों की तरह क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। यानी ये कौन है, ये यू बैक्टीरिया है। ये यू बैक्टीरिया जिसको क्या बोला जा रहा है, साइनोबैक्टीरिया, या उसको क्या बोला जा रहा है, सब्ज अलगी, उसके पास क्या मौजूद है, उसके पास मौजूद है क्लोरोफिल। क्या मौजूद है उसके पास, क्लोरोफिल ए। और ये क्लोरोफिल ए किसमें मौजूद होता है, ये क्लोरोफिल ए मौजूद होता है प्लांट में, पौधों में मौजूद होता है, जिसकी वजह से पत्तों का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा हरा होता है। इसलिए ये जो साइनोबैक्टीरिया, इसको दूसरा नाम क्या बोला गया है, सब्ज अलगी। फिर ये जियाई तालीफ की वजह से क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये क्या करेंगे, अपनी ग़िज़ा खुद बनाएंगे, ये खुद कफील होते हैं। इसकी जो शक्ल है ये देखिए, ठीक है। ये जो नॉस्टॉक है इसका नाम क्या है, नॉस्टॉक। इसको एग्जाम्पल याद रखिए, इसको याद रखिए, नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक इट इज अ सब्ज अलगी। नॉस्टॉक कौन है, ये नीली सब्ज अलगी, नीली सब्ज अलगी, जिसको क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। फिर साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया या कल्वी, फिर कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब एक खानदान में रहने वाले, एक जगह रहने वाले, और धागेदार, या तो ये कॉलोनियल होंगे, सब एक जगह रहेंगे, या धागेदार, ताजा पानी या समंदरी या जमीनी अलगी है। ये किस तरह की अलगी है, ये जो नीली सब्ज अलगी किस तरह की है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये यककल्वी होते हैं। दूसरा ये कॉलोनियल होते हैं, हमेशा एक कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। दूसरा या तो ये कॉलोनी की बजाय धागे बनाएंगे। तीसरा कि ये पानी में रहेंगे या समंदर में रहेंगे या कहाँ रहेंगे, जमीन में रहेंगे। इनकी जो कॉलोनी होती है, इनकी जो कॉलोनी होती है, जैसे हमारे पास कॉलोनी होते हैं ना, बहुत सारे लोग एक जगह आके रहते हैं, तो वैसे बहुत सारी खली जब इनके एक जगह आके रहते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं थैली नुमा गलाफ।
क्या होते हैं, थैलीनुमा गिलाफ से ये क्या हो जाते हैं, मलफूफ हो जाते हैं, यानी ढक जाते हैं, है ना। हम जैसा होता है ना, मलफूफ होके आना, हाथ में दस्ताने, सर पे टोपी, पूरा मलफूफ होके आना, लपेट कर आना। जो कसीफ पानी में क्या होते हैं, फलते फूलते हैं। कौन से पानी में फलते फूलते हैं, कसीफ पानी में, जिसको हम भारी पानी कहते हैं। कौन से पानी में, कसीफ पानी में ये क्या होते हैं, फलते फूलते हैं, वहां रहते हैं। क्यों कसीफ में, क्योंकि वहां उनको बहुत आसानी से खाने के लिए ग़िज़ाई अजनास क्या होगी, मिलते रहेगी। यानी जो भी कसीफ पानी है, मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। और इस तरह के पानी कौन सा होता है, जो अक्सर नाले नदियों से गंदा पानी बहता है, वो कसीफ होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस वगैरह, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। वहां पर ये नॉस्टॉक और सब्ज ग्रीन अलगी, वहां पर, सॉरी, नीली सब्ज अलगी, जिसको क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया, क्या होती है, मौजूद होती है। ना इनकी एक और बात करें तो इनमें से कुछ उज़्व है, यानी कुछ जो जानदार है, या जो कुछ एग्जाम्पल है इनमें से, तो उनमें से कुछ उज़्व है, जैसे नॉस्टॉक की अभी बात की मैंने, वहां बताया। और एनाबिना अपने मखसूस खलीए, जिसको क्या कहा जाता है, हेटेरोसिस्ट, क्या कहा जाता है उसको, हेटेरोसिस्ट, क्या कहा जाता है, हेटेरोसिस्ट के जरिए फिजाई नाइट्रोजन की तस्बीत क्या करते हैं, ये हेटेरोसिस्ट के जरिए क्या करते हैं, फिजाई नाइट्रोजन, क्या होता है, फिजाई नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसकी क्या करते हो, तस्बीब। तस्बीब का मतलब क्या होता है, तस्बीब का मतलब होता है रिडक्शन, यानी उनको जोड़ना या उनको सिंथेसाइज करना, उनको बनाना। तो वो क्या करते हैं, उसकी तस्बीत करते हैं, याद रखेंगे, वो उसकी क्या करते हैं, तस्बीत करते हैं। कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या गैर नामियाती मादों, या गैर नामियात, यानी कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करें, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया की तकसीद करके उससे खारिज होने वाली तवानाई को एटीपी किसमें तैनात करना है, एटीपी में तब्दील करना, और अफजाइश में क्या करना होता है, मदद करना होता है। ये सारे काम वो अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको समझना है। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे, नाइट्रोजन फिजाई यानी फिक्सेशन की अगर बात करें, तस्बीत की अगर बात करें, तो दूसरे लफ्ज में आप उसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आप उसको कह सकते हैं। तो कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक या गैर नामियाती मादों को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया की, वो क्या करते हैं, तकसीद करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद वहां से क्या हासिल होगी, वहां से हासिल होगी एनर्जी, वहां से क्या हासिल होगी, एनर्जी। और जो एनर्जी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटीपी, जिसको हम हमारी आम जबान में क्या कहते हैं, तवानाई, क्या कहते हैं उसको, तवानाई। तो ये तवानाई क्या करते हैं, वो तवानाई की अफजाइश में, यानी वो तवानाई के पैदा करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तवानाई की अफजाइश में, तवानाई के पैदा करने में क्या होते हैं, मदद देते हैं। फिर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसी ग़िज़ा को क्या करते हैं, दोबारा पैदा करते हैं, और उनको दोबारा पैदा करने में क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए जैसे ही आपने केमिकल सिंथेसिस की बात की थे दानिश, वो केमिकल सिंथेसिस अब आपको समझ में आया होगा कि जो कीमियाई अशिया है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्राइट है, जिसको मैंने पहले भी कहा, अमोनिया है, इनको, फिर इसी तरह से फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आयरन है, सल्फर है, ये सब की सब जो
ये सारे के सारे एटम्स, ये सारे के सारे कीमियाई या गैर नामियाती जो अज्जा है, ये सब के सब कहाँ पर होते हैं? जमीन में होते हैं या फिर हवा में मौजूद होते हैं। इनको इस्तेमाल करना है, इनका रिडक्शन करना है, इनकी तस्बीत करना है, फिक्सेशन करना है, इनको एक दूसरे के साथ रिड्यूस करवाना है, उनको जोड़ना है, ये सारे काम में बैक्टीरिया करेंगे। और इसकी मदद से वो क्या करेंगे? वो अपनी ग़िज़ा हासिल करेंगे और इसकी मदद से वो क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, जो आगे चल के अफजाइश में, पैदाइश में, ग्रोथ में वहां पर क्या होगी? हमारी मदद करती है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ना, इसमें एक और कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जो कौन है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। अगर नेचर की बात करें, नेचर की यानी कुदरत की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, माहौल की बात करें, तो ये उसमें कसरत से पाए जाते हैं। और इनकी जो अक्सरियत होती है वो डीकम्पोजर्स की होती है। पहले हमने किसकी बात की है? पहले हमने ऑटोट्रॉफ की बात की है। पहले हमने किसकी बात की है? ऑटोट्रॉफ की। अब बात किसकी हो रही है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हम ये कह रहे हैं कि वो नेचर के अंदर कसरत से मौजूद होते हैं और इनकी जो अक्सरियत होती है वो डीकम्पोजर है। क्या है? डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर मतलब वो जो क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ फोड़ का काम करते हैं। कंपोज करना मतलब जोड़ना। कंपोज करना मतलब जोड़ना, अलग अलग चीजें हैं उनको कंपाइल करना, एक जगह लाना, जोड़ना, इसको कहा जाता है कंपोज। और डी का मतलब क्या होता है? डीकम्पोज का मतलब होता है उसको दोबारा क्या कर देना? तोड़ देना। इनकी अक्सरियत इंसानी सरगर्मियों पे क्या करती है? गहरा असर डालती है। क्यों गहरा असर डालती है? क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये दूध से दही बनाने में, अब देखिए आमतौर पे तो ये होता है कि अगर हम दूध से दही बनाना चाह रहे हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर दूध फट जाए, हालांकि वो दूध फटने के बाद अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो दही बनता है, लेकिन अगर अचानक में दूध फट जाए तो हम फेंक देते हैं। लेकिन हम खुद से अगर दही बनाना चाहें तो हम इन्हीं बैक्टीरिया की मदद लेते हैं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इनकी अक्सरियत ऐसी होती है जिसकी वजह से इंसानी सरगर्मियों पे बहुत ज्यादा क्या होता है? असर पड़ता है। तो ये दूध से दही बनाने में, फिर इसी तरह से जिद्द हयात मतलब एंटीबायोटिक्स बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक भी कौन सी किस्म के बैक्टीरिया से हमको मिली है? वो बैक्टीरिया जिनका नेचर क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। फिर दाल वाले पौधों को अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी जो जड़ें होती है, उस जड़ों के ऊपर छोटी छोटी क्या बनी होती है? गांठ बनी होती है ना, छोटी छोटी वहां पर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, गांठ वाली स्ट्रक्चर होती है। तो पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन की तस्बीत, फिक्सेशन में मददगार साबित होते हैं। फिर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया इंसान, फसलों और फार्म और पालतू जानवरों में क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए अक्सर हम देखते हैं, हम हमेशा सुनते रहते हैं कि ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, बैक्टीरिया आ गए, उनकी वजह से बहुत सारे बकरियां मर गई, उनकी वजह से बहुत सारी मुर्गियां बन गई, है ना। तो बैक्टीरिया की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? हैजा, टाइफाइड, टिटैनस। फिर ये एक बीमारी है लेकिन इसमें कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, नाम उर्दू में ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हैजा, टाइफाइड, टेटानस, इसी तरह से कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो इन बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर बैक्टीरिया खास तौर पर इंतशार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इंतशार वर्ड बोला है उन्होंने। हालांकि फीजन का जो मीनिंग है, फीजन का मतलब होता है एक से दो टुकड़ों में होना। यानी ये एक बैक्टीरिया था, इस एक बैक्टीरिया के क्या हो गए? दो टुकड़े हो गए।
तो ये भी एक बैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया की जब टुकड़ा होता है, फीजन होता है, वो फ्रैगमेंट होते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, दो बैक्टीरिया। तो ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया। तो ये कंप्लीट एक बैक्टीरिया था। इस कंप्लीट एक बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है, फीजन का अमल हो रहा है, डिवीजन का अमल हो रहा है, तकसीम दोई का अमल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंतशार का मतलब नहीं है, फीजन मतलब इंतशार नहीं है, बल्कि तकसीम दोई है, दो हिस्सों में डिवाइड होना होता है, के जरिए तौलीद करते हैं। यानी इनका जो तौलीद का अमल होता है वो कैसा होता है, गैर जिनसी तौलीद होती है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो तौलीद का अमल होता है वो कौन सा होता है, गैर जिनसी तौलीद। और गैर जिनसी तौलीद का एक एग्जाम्पल कौन है, फीजन। क्या है, फीजन। कभी कभी क्या होता है, नामुवाफिक हालात हो जाते हैं, कभी कभार ऐसे हालात हो जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नामुवाफिक हालात, या हम ये कहते हैं कि ऐसे हालात हो जाते हैं जो जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकता है, लेकिन उसको रहना तो वहां पर है। तब क्या होता है, तब ये बजरे क्या बनाते हैं, बजरे, जिसको कहा जाता है स्पोर्स, यानी ये अपने आप को बचाने के लिए एक कवर बना देते हैं, एक कवच बना देते हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं, उसको कहा जाता है स्पोर्स बनाते हैं। और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए मुंतकिल करके एक अदना किस्म की जिनसी तौलीद भी करते हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और वो स्पोर्स क्या होंगे, वो स्पोर्स, एक स्पोर दूसरे स्पोर के साथ फ्यूज होगा, एक स्पोर दूसरे स्पोर के साथ जाकर टकराएगा, फट जाएगा, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। जब अगर इस तरह का जब अमल होता है तो उसको कहा जाता है जिनसी तौलीद। उसको क्या कहा जाता है, जिनसी तौलीद। इसलिए मैंने जब फीजन की बात किया तो फीजन के वक्त मैंने कहा यहाँ पर क्या होता है, गैर जिनसी तौलीद। ये कौन सा अमल होता है, गैर जिनसी तौलीद। और दूसरा जो अमल होता है जिसमें बजरे या जिसमें स्पोर्स ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तब जब अमल होगा उस अमल को क्या कहा जाता है, जिनसी तौलीद। तो इसलिए याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जिनसी और गैर जिनसी दोनों तरह की तौलीद का अमल होता है। ठीक है ना। एक और बैक्टीरिया का एक और टाइप है। पहले हमने कहा, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया आर्की बैक्टीरिया, फिर उसके बाद सैनो बैक्टीरिया, फिर उसके बाद हमने ऑटोट्रॉपिक वाले बात किए, फिर हेटेरोट्रॉपिक की बात करें। अब हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की, उनके तौलीद की, उनके नए बनने की। अब हम एक और बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। क्या बोला जाता है इसको, माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये ऐसे जानदार है या ऐसे उज़ुय है, देखिए ये उज़ुय की जगह हम क्या बोल सकते हैं, जानदार। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे जानदार है जिनमें खलवी दीवार, जिनमें खलवी दीवार मतलब सेल वॉल, खलवी दीवार मतलब सेल वॉल नहीं होती। सेल दीवार क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है, गैर मौजूद होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको क्या बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। उनको बहुत दिल लगता है इस सवाल में, इसलिए इसको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे उज़ुय, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया है, ऐसे उज़ुय है, ऐसे जानदार है जिनके पास क्या नहीं होती है, खलवी दीवार नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ये सबसे छोटे जिंदा खली है। ये कैसे हैं, सबसे छोटे जिंदा खली है जो बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब भी ये क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। फिर बहुत से माइकोप्लाज्मा जानवरों और पौधों में बीमारियां क्या करते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जानदारों में, और जिसको हम कहेंगे जानवर, हैवान और प्लांट यानी पौधों के अंदर भी क्या करते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट है, कोई बात है जो नहीं समझी जी, बात समझ में आ रही है। तो अब तक हमने क्या किया, हमने मोनेरा की बात की,
कौन से किंगडम की बात की है? किंगडम मोनेरा। और मैंने पहले ही किंगडम मोनेरा को आसान तरीके से क्या याद रख सकते हैं? तो पहली चीज यूनिसेलुलर या कल्वी। दूसरा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जिनके पास मरकजी झिल्ली नहीं होती, या उनके पास अगर मरकजा होता है लेकिन उस मरकजे के अतराफ में कोई झिल्ली मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो उनके मामले में हमने बहुत डिटेल में बात की है। अगर आपको कोई मोनेरा क्या होता है पूछते हैं तो आपको बोलते आना चाहिए सिट्रस कैंकर डिजीज। ये जो होता है तो इसको हम आगे चल के फलीजा, हम इसको आगे चल के और डिटेल में देखेंगे जब हम बहुत सारी बीमारियों की बात करेंगे। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर प्लांट डिजीज की हमको बात करना है। वहां पर हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। वहां पर मैं आपको याद दिलाऊंगा सिट्रस कैंकर। ठीक है ना, 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक बच्चों, 2 मिनट। ना आ गए बच्चों अब लोग? चलिए, किंगडम मोनेरा की हमने बात की, अब हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। अब किसकी बात करने वाले हैं हम? किंगडम प्रोटिस्टा। ना किंगडम प्रोटिस्टा किसको कहते हैं? तो मैंने आपको एक फर्क जो पहले ही बताया था, क्या बताया था? कि ये भी यूनिसेलुलर होंगे बट ये यूकैरियोट होंगे। ये भी क्या होंगे? ये क्या होंगे? या कल्बी होंगे, बट ये कैसे होंगे? ये होंगे यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब क्या है? जिनके पास क्या होगा? मरकजी झिल्ली मौजूद होगी। इनके पास जो मरकजी झिल्ली है वो मौजूद होगी। ठीक है, तो अगर हमने मोनेरा की बात की तो हमने मोनेरा के केस में क्या कहा? मोनेरा के केस में हमने कहा कि वो यूनिसेलुलर होंगे लेकिन उनके पास जो मरकजी झिल्ली है वो क्या होगी? गैर मौजूद होगी। और अब हम कह रहे हैं कि जो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा भी कौन है? यूनिसेलुलर है, लेकिन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगी? इनके पास मरकजी झिल्ली मौजूद होंगी, यानी ये कौन होंगे? यूकैरियोटिक खलिए। नाउ सभी यककलवी यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के तहत रखा गया है।
जितने भी यककलवी रहेंगे यूनिसेलुलर रहेंगे, लेकिन उनके पास मरकजी झिल्ली मौजूद होगी, उन सबको कहाँ रखा जाएगा? प्रोटिस्टा। लेकिन इस किंगडम की हुदूद का तयन ठीक तरह से नहीं हो पाया, यानी अभी भी इनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां, चेंजेस होने के क्या है? चांसेस है। एक माहिर हयातियात के लिए जो जियाई तालीफ वाला प्रोटिस्टान है, यानी एक ऐसा हयातियात या जानदार है जो जियाई तालीफ वाला प्रोटिस्टान है, वो दूसरों के लिए एक पौधा है। अब यहाँ पर एक माहिर हयातियात का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जानदार, एक ऐसा एनिमल है, ऐसा जानदार है जो सबको मालूम है कि वो जियाई तालीफ वाला प्रोटिस्टान है, लेकिन सब लोग क्या समझेंगे कि वो एक पौधा हो सकता है। लेकिन इस किताब में, यानी ये जो पूरा ग्रुप बनाया गया फाइव किंगडम सिस्टम, किताब में क्राइसोफाइस्ट, डाइनोफ्लैजिलिस्ट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआन्स, इन सबको प्रोटिस्टा के तहत रखा गया है। अब ये जो क्राइसोफिस्ट है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनॉइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोआन्स है, ये कौन है, क्या है, कैसे है, हम इनको डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो इन सबको क्या कहा गया? इन सबको प्रोटिस्टा के ग्रुप में रखा गया है, प्रोटिस्टा के मेंबर के तौर पर रखा गया। फिर ये जितने भी मेंबर्स है, सब मेंबरान बुनियादी तौर पर आबी होते हैं। ये सारे के सारे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआन्स की बात करें तो ये सब आबी हैं। ये सब कैसे हैं? एक्वाटिक। सबके सब कैसे हैं? एक्वाटिक है और आबी होते हैं। फिर पौधों की बात करो, जानवरों और फंजाई से मुताल्लिक किंगडम से, इस किंगडम में मेंबरान में एक ताल्लुक पैदा करते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये पौधों से यानी प्लांटी से, जानवरों यानी एनिमलिया से, और फंजाई के जो किंगडम है, इन तीनों भी किंगडम के अंदर क्या पैदा करेगा? एक ताल्लुक पैदा करता है, एक लिंक पैदा करता है। यूकैरियोट्स होने की वजह से, ये जो जानदार है ये यूकैरियोट्स होने की वजह से क्या है? यूकैरियोट्स होने की वजह से इनके खलियों में नुमाया मरकजा और झिल्लियों, देखिए बार बार वही बात हो रही है, नुमाया मरकजा और झिल्लियों से गिरे दीगर ऑर्गेनल्स। इसके अलावा भी हमारा जो खलिया होता है, हमारा जो सेल होता है, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे खलवीय उजूचे होते हैं। कुछ में फ्लाजेला और कुछ में सीलिया होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ किसको पढ़ा हुआ है? हमने फ्लाजेला को पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और धागे की तरह दिखने वाला साफ्ट होती है जिसको क्या कहा जाता है? सीलिया। क्या कहा जाता है इसको? सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सीलिया होता है। प्रोटिस्टा में गैर जिनसी तौलीद होती है। प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं उनमें क्या होती है? गैर जिनसी तौलीद। किसको कहा जाता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है इनके पास? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैर जिनसी तौलीद का अमल होता है। और इनके पास जो होता है वो खलियों के मिलाप के बाद, यानी खलिए जब मिलेंगे एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जिस तरह से हम कहते हैं एग और स्पर्म कहते हैं, अंडा और नुत्फा की हम बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर खलियों की बात हो रही है कि खलियों के मिलाप से जाइगोट बनाकर जिनसी तौलीद भी करते हैं। मतलब इनके पास जब भी खलिए का मिलाप होगा तो वहां पर क्या होगा? जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट से फिर वहां पर उनकी क्या होगी? अफजाइश होगी, डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको किंगडम प्रोटिस्टा के मामले में याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे चल के ये जो फ्लैजेला है, सीलिया है, ये क्या होता है, कैसा होता है, तो ये एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। इस चैप्टर के बाद हम जो किंगडम प्लांटी है वो देखेंगे, और किंगडम प्लांटी के बाद हम सेल देखेंगे, खलिया देखेंगे। तो आपके सामने ना ये बहुत सारी बातें जो एनिमल में, प्लांट में और इन ग्रुप्स में हमने पढ़ी है, वो जब हम खलिया पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, तो आपका कंसेप्ट और खुल जाएगा और क्लियर होगा। आपको बहुत सारी बातें और आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है बेटा, एक तो तरीका क्या था? एक तो तरीका यह था कि हम
पहले सेल पढ़ते, फिर टिश्यू पढ़ते, फिर फला फला पढ़ते। लेकिन दिक्कत क्या होती, इससे आपको मतलब अगर आप मेरे पास 2 साल पहले या 1 साल पहले आए होते तो शायद मैं इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाता। लेकिन अभी हमारे पास सीक्वेंस उस तरह की है जिसमें हम एक जगह पढ़कर दूसरी जगह का सवाल उठा सके, एक जगह पे पढ़ के दूसरी जगह के लिए क्वेश्चन रेस कर सके, सवालात पूछ सके। इस तरह से हमको पढ़ना है ताकि सवालात के जवाबात के चक्कर में, सवाल जवाब के चक्कर में, जहन में उलझने के चक्कर में हमको बहुत सारी बातें क्या हो जाए, समझ में आए, याद हो जाए। क्योंकि जो एमसीक्यूज होता है, जो नीट एग्जाम होता है, बेसिकली उसके लिए जरूरी है कि हम एमसीक्यू सॉल्व करें, हम सवालात के जवाब दें। ठीक है। अब हमारा मसला ये, हमारी लिमिटेशन ये है कि क्योंकि हमको सारी चीजें उर्दू में करना है और उर्दू में जो लैंग्वेज यहाँ मेंटेन करना है, वो लैंग्वेज मेंटेन करने के लिए मेरे साथ कुछ और लोग या मेरे पास कुछ और टीम नहीं है जो डीटीपी में उस तरह से काम करे जिस तरह से मुझको जरूरत है। नतीजे में ये होता है कि सारे काम मैंने करना है और इतने काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। मैंने पीपीटी भी बनाना है, मैंने आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, फिर उसके ऊपर जो सवाल जवाब होंगे, फिर आपके सारे सिस्टम को भी हैंडल करना है, दूसरे टीचर, ये सारी चीजें नहीं हो सक रही है, इसलिए मैं आपके एमसीक्यूज नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये जब हमारा पूरा सिलेबस आखिर में जुलाई तक खत्म होगा, तब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस वक्त आपके कम से कम नहीं होते तो 10 के करीब आपके टेस्ट लूं, ताकि आपको बहुत सारी बातें उस वक्त समझ में आए। और 10 दिन हमारे ऐसे गुजरे जिसमें हम सिर्फ सवाल जवाब एमसीक्यूज करते रहे, है ना। तो इंशाल्लाह मेरे जहन में बहुत सारे प्लान है, इंशाल्लाह उसको हम इस्तेमाल में लेकर आएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइस्ट। हमने कहा कि जो प्रोटिस्टा है, उन प्रोटिस्टा के अंदर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे पहले की बात हम कर रहे हैं क्राइसोफाइस्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्राइसोफाइस्ट। तो प्रोटिस्टा में जो एक सबसे पहला ग्रुप का मेंबर है जिसको क्या कहा जाता है? क्राइसोफाइस्ट कहा जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्राइसोफाइस्ट। अगर इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के तहत डाइटोम्स और सुनहरी अलगी जिसको कहा जाता है डेस्मिड आते हैं। तो दो ग्रुप इस ग्रुप के तहत आएंगे, एक को कहा जाता है डाइटोम्स और दूसरा जो है वो कौन है? डेस्मिड्स। ठीक है, ये दो उसके तहत आते हैं। फिर ये मीठे पानी में और समुद्री पानी में पाए जाते हैं। अगर इनकी मौजूदगी, इनका हैबिटाट, इनके रहने की जगह की अगर बात करें तो वो मीठे पानी और कहां पर होते हैं? समुद्री पानी में। फिर ये खूर्दबीनी, यानी आपको कहां पर देखना है इनको? दूरबीन में, माइक्रोस्कोप में। और दूसरा पानी में मजहूली हालत, यानी एक जगह जमे हुए आपको दिखाई देंगे, जो तैरते हैं। जो कैसे होते हैं? तैरते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? प्लैंकटन। तो ये हमेशा तैरते रहते हैं, तो अक्सर आपने इनको पानी में इस तरह से देखा होगा। तो ये बेसिकली कौन होते हैं? ये होते हैं डाइटोम्स। ये कौन होते हैं? डेस्मिड्स। तो अगर आपने पानी के अंदर इस तरह से जमे हुए बहुत सारे नबातात देखे होंगे तो उनका ताल्लुक किससे होता है? उनका ताल्लुक होता है क्राइसोफाइट से। अक्सर इनमें क्या होती है? ज़ियाई तालीफ होती है। ज़ियाई तालीफ होती है मतलब अक्सर में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अक्सर में कौन सा अमल होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फिर डाइटोम्स की खलवी दीवारें जो होती है, ये जो डाइटोम्स है, इनकी खलवी दीवारों की अगर बात करें तो साबुनदानी की तरह एक दूसरे पर चढ़े हुए पतले खौल बनाते हैं। यानी जिस तरह से साबुनदानी होती है उसकी तरह ये क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए यानी पतले पतले कवर बनाते हैं। इनकी जो दीवार है, इनकी दीवारों में क्या होता है? इनकी दीवारों में सिलिका होता है और इसी सिलिका होने की वजह से ये टूटते नहीं है। ये क्या नहीं होते? टूटते नहीं है। और इसी वजह से अपने वक़ू में, यानी अपने वजूद में, अपने सर्वाइवल में, अपने आसार बड़ी तादाद में क्या करते हैं? छोड़ जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि जहां पर ये डाइटोम्स या क्राइसोफाइट्स होते हैं, वो पत्थर को देखिए वो पूरा काला हो जाएगा, वो जो जगह होती है वो पूरी हरी हो जाएगी, भले ही उसको आप खुरेद डालो, है ना। वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हैं? आसार बड़े इसमें छोड़ के जाते हैं। करोड़ों सालों में
जमा हुए इन आसार को डाई एटमी मिट्टी, जिसको क्या कहा जाता है, डायटोमिएशियस अर्थ पार्टिकल कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको, करोड़ों सालों में इनके जमा हो रहे आसार को क्या कहा जाता है, डायटमी मिट्टी, या उसको क्या कहा जाता है, डायटोमिएशियस अर्थ कहते हैं। सख्त होने की वजह से इनका इस्तेमाल पॉलिशिंग, तेल और अर्क की तख्तीर में किया जाता है। यानी इनका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग जगह पे इनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम ये कहेंगे कि पॉलिशिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, तेल वगैरह के ज़खायर के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, अर्क वगैरह की तख्तीर करने के लिए भी इनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। डाई एटम समंदर की खास पैदावार माने जाते हैं। यानी इनको कहा जाता है कि ये स्पेशल समंदर की पैदावार है, या सिर्फ समंदरों में क्या होते हैं, हमको मिलते हैं या आसानी से वहां से हासिल होते हैं। सिलिका, सिलिका ये एक तरह का मेटल है जो हमको जमीन से हासिल होता है। सिलिका, ये सिलिका जो होती है ये मौजूद होती है जो हमारे सॉइल में होती है। और दानिश बेटा, कमेंट्स वगैरह जो भी करना है आपको वो मेरे साथ करना है, ठीक है। कोई भी बॉय, लड़का, लड़कियों के कमेंट के बाद कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई लड़की किसी लड़के के कमेंट के बाद कोई कमेंट नहीं करेगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। नाउ उसके बाद है डाइनोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद एक और ग्रुप है जिसको क्या कहा जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर एक और ग्रुप है जिसको कहा जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये जो उज़्वे है या ये जो जानदार है अक्सर समंदरी और जियाई तालीफ करने वाले हैं। अक्सर ये आपको खारे पानी में, समुद्री पानी में, बड़े बड़े रिवर्स में देखो, बड़े बड़े ओशंस के अंदर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, जियाई तालीफ, यानी सूरज के जरिए ये अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम देंगे। कौन सा अमल अंजाम देंगे, फोटोसिंथेसिस। तो जिस तरह से हमारे पास प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसा ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जियाई तालीफ का अंजाम देते हैं। इनके खलियों में क्या होता है, इनके खलियों में खास पिगमेंट्स, क्या होते हैं इनके खलियों में, खास पिगमेंट्स। अब ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो पिगमेंट्स बेसिकली ये फैटी एसिड, लिपिड से बने हुए, चर्बी से बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं, और ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, कलर दिखाते हैं, रंग देते हैं, ठीक है। तो ये पिगमेंट की मौजूदगी की बिना पर ये जो भी डाइनोफ्लैजिलेट्स है ये पीले, हरे या भूरे, नीले या सुर्ख नजर रंग के क्या होते हैं, नजर आते हैं। तो इनके पास पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स बेसिकली इनको कहा जाता है कलर प्रोड्यूस करने वाले एजेंट्स होते हैं। जैसा जो पत्ता होता है, पत्ता हरा होता है, उसका वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि उसके पास क्या होते हैं, ग्रीन कलर के, हरे कलर के पिगमेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। इनके खलियों की बैरूनी, इनके खलियों की जो बैरूनी सतह है उस पर सेल्यूलोज की सख्त प्लेट होती है। यानी इनके बॉडी के ऊपर जो प्रोटेक्शन होता है वो किसका होता है, सेल्यूलोज का प्रोटेक्शन होता है। अक्सर अक्सर ये जो होते हैं इनमें दो फ्लैजेला होते हैं। अक्सर जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं, दो धागे होते हैं जो उनकी हरकतों में क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसीलिए आप देखोगे यहाँ जो वर्ड यूज किया हुआ है वो क्या है, डाई, और दूसरा वर्ड क्या है, फ्लैजेला। तो इसलिए इनको कहा जाता है डाइनोफ्लैजिलेट। और ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स यानी दो फ्लैजेला है, एक तूलुल बुलदी और दूसरा खलवी प्लेट्स के दरमियान। तूलुल बुलदी मतलब सर से लेकर पैर तक, और दूसरा हुआ है खलवी प्लेट्स यानी जो सेल होते हैं उनके दरमियान की खांच यानी फरो। खांच का मतलब क्या होता है, फरो। यानी हम जब कहते हैं ना कि कोई दीवार है उसके अंदर दरार है, उस दरार को हम बोलते हैं खांच। तो इसी तरह से जो खली होते हैं, खलियों के बीच का जो स्पेस होता है, जो दरार होती है, वहां पर ये प्लेट होती है। अक्सर सुर्ख डाइनोफ्लैजिलेट्स, सुर्ख मतलब लाल कलर के जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, तादाद में इतनी तेजी से बढ़ते हैं। मसलन जिसका नाम है गोनियालिक्स, इसका नाम क्या है, गोनियालिक्स। अच्छा इसमें नाम नहीं है, गोनियालिक्स।
तो इनका समंदर का जो पानी है वो पूरा क्या होता है, सुर्ख नजर आने लगता है, लाल कलर का नजर आने लगता है, और हमको ऐसा लगता है कि वहां पर क्या हो रही है, सुर्ख लहरें उठ रही है। इतनी बड़ी मिकदार में निकलने वाले जहरीले मादे से समुद्री जानवर मसलन मछली वगैरह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो कुछ होता ही है कि इनकी वजह से क्या होता है, कुछ जगह पर कलर की वजह से, कुछ जगह पर ये अपने जिस्म से कुछ ऐसे मादे खारिज करेंगे जो दूसरे के लिए जहरीले होंगे, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, मौत वाक़ई हो जाती है। ठीक है। नाउ सबसे पहले हमने क्राइसोफाइट्स की बात की है, फिर डायनोफ्लाइजिलेट्स की बात करें ना। अब हम तीसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है यूग्लिनॉइड्स। तो आप में से मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोग सवाल करेंगे, तो वो थोड़ा सा वेट करिए, हर सवाल का जवाब आपको धीरे धीरे आगे मिलता जाएगा। ना बात हो रही है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स किसको कहते हैं, यू ट्रू ग्लिनॉइड्स। इनकी जो अक्सरियत होती है यूग्लिनॉइड्स की, वो कहां पर होती है, ये मीठे पानी में होते हैं। कौन से पानी में होते हैं, मीठे पानी में। मतलब ये समंदरों में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, नमकीन पानी होता है या वहां नमक की तादाद ज्यादा होती है। तो ये मीठे पानी में बह जाते हैं और ये रुके हुए पानी में रहते हैं। ये अक्सर कहाँ पर होते हैं, रुके हुए पानी में। तो अक्सर आपने बारिश के दिनों के बाद समंदरों के अंदर, नदी के अंदर, या अक्सर हमने हमारे जो मस्जिद के हाउस होते हैं जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, वहां पर भी हम देखते हैं। तो बेसिकली ये जो हरे हरे होते हैं, ये कौन होते हैं, यूग्लिनॉइड्स होते हैं। खलवी दीवार की जगह इनमें प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इनमें क्या होता है, खलवी दीवार की जगह प्रोटीन की तह पेलिकल, क्या होती है इनके पास, पेलिकल होती है। खलवी दीवार की जगह इनके पास क्या होती है, पेलिकल, जिसकी वजह से ये लचकीले, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, लचकीले होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। इनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होते हैं, दो फ्लैजेला। जैसे हमने कहा कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें भी दो फ्लैजेला होते हैं, इनमें भी दो होते हैं। लेकिन एक जो फ्लैजेला होता है वो लंबा होता है, और एक जो दूसरा फ्लैजेला होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। हालांकि ये सूरज की रोशनी में जियाई तालीफ यानी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल ये अंजाम दे सकते हैं, लेकिन रोशनी की गैर मौजूदगी, यानी ये रोशनी की मौजूदगी में जियाई तालीफ भी करेंगे, लेकिन रोशनी की गैर मौजूदगी में ये हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, दूसरे जो जानदार है उन दूसरे जानदारों को खाना शुरू करते हैं, उनका शिकार करना शुरू करते हैं। यानी दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करके अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं, हासिल करते हैं। अब हैरत की बात क्या है, हैरत की बात ये है कि ये जो ग्लूकोलिनॉइड्स है, इनमें वही पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो आला पौधों में पाए जाते हैं। यानी इनके पास भी क्या होंगे, क्लोरोफिल होंगे। यानी वही पिगमेंट्स होंगे जो आला पौधों में, आला पौधों में कौन होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। इसी तरह से इनमें भी क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। उसकी जो मिसाल है वो है यूग्लिना। इसकी जो मिसाल है वो कौन है, यूग्लिना इसकी मिसाल है। ये देखिए, ये यूग्लिना है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये बात किसकी चल रही है, ये बात चल रही है प्रोटिस्टा की। और प्रोटिस्टा का एक टाइप कौन है, यूग्लिनॉइड्स। प्रोटिस्टा का एक टाइप कौन है, यूग्लिनॉइड। तो पहले हमने करा क्राइसोफाइसियन, फिर उसके बाद पढ़ा हमने डायनोफ्लैजिलेट, और अब हमने किसको पढ़ा, यूग्लिनॉइड्स को हमने पढ़ा है। यहां पर किसी को कोई डाउट है ना। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड्स। ये स्लाइम मोल्ड्स को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप जंगल में या अपने प्लांट के ऊपर, दरख्तों की छालों के ऊपर आपने इस तरह के बहुत सारे साख्ते देखे होंगे। स्पेशली ऐसा जंगल जो बहुत घना होता है, जहां पर बहुत ज्यादा, बहुत कम पेट्रोल, ये गाड़ियां वगैरह या इंसानों का आना जाना होता है, उस तरह के जंगल में आपको ये बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। तो किसी का कोई पूछ रहा था कि सर मोल्ड्स क्या होती है या स्लाइम मोल्ड्स क्या होती है, ठीक है ना। स्लाइम मोल्ड्स ये जो होते हैं ये भी सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये कौन है, सेप्रोफाइटिक।
सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? जो सड़े गले जिस्मों पर उगते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट, ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनके जिस्म सड़ी गली टहनियों और पत्तियों के साथ बढ़ते हैं। इनका जो जिस्म है वो कहां पर बढ़ता है? सड़ी गली पत्तियों के ऊपर, सड़े गले टहनियों के साथ इनकी जिस्म बढ़ती है। नामियाती मादों को अपने अंदर निगल लेते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? जो सड़ रहे गल रहे पत्ते होते हैं उनके अंदर जो भी नामियाती मादे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सारे जो भी नामियाती मादे होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उन ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब ये यूज करके क्या करेंगे? तो ये क्या करते हैं? आम हालात में क्या करते हैं? उनको यूज करके इनऑर्गेनिक मटेरियल में तब्दील करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल में तब्दील करेंगे तो क्या होगा? गैर नामियाती अशिया में तब्दील करेंगे तो क्या होगा? उसकी वजह से जो जमीन है, जो सॉइल है, उसकी अंदर जखीरा बढ़ता जाएगा गैर नामियाती अज्जा का। फिर उन्हीं गैर नामियाती अज्जा को दूसरे जो जानदार इस्तेमाल करेंगे और उनकी जिंदगी गुजारेंगे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? जो नामियाती अज्जा है या ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको क्या कर देते हैं? निगल देते हैं। आम हालात में ये मजमुआ हाल हालात में ये मजमुआ प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फुट की लंबाई का हो सकता है। यानी आमतौर पे ये क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं और ये बहुत बड़ी लंबाई का होता है। ये क्यों ऐसा करते हैं? ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये अपनी हिफाजत कर सके, ताकि ये अपना प्रोटेक्शन कर सके, ताकि इनको कोई उस जगह से हटा ना सके। नामुवाफिक हालात में, यानी ऐसे हालात में जब सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल या वो लकड़ी जो है वो पूरी सड़ गई, गल गई, अब उनको खाने के लिए कोई नामियाती मादे नहीं है, टेम्परेचर भी अच्छा नहीं है, हवाएं भी अच्छी नहीं है, तूफान चल रहा है, तो अब ऐसी हालात में वो वहां जिंदा नहीं रह सकते। तो उस हालात में वो क्या करते हैं? नामुवाफिक हालात में बिखर जाते हैं और बिखर कर सिरों पर बजरे पैदा कर देते हैं। ये क्या करते थे? बिखर जाते हैं और सिरों के ऊपर बजरे पैदा कर देते हैं। बजरे का मतलब क्या होता है? वहां पर होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी तौलीदी साख्तें होती है और वो तौलीदी साख्तों को हवा आके क्या करेंगी? एक जगह से दूसरी जगह उड़ा उड़ा के लेकर जाएंगे। इस तरह से फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहां पर उनको हालात बहुत मुवाफिक मिलेंगे, फेवरेबल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, पानी अच्छा होगा, खाने के लिए अच्छा होगा, रहने के लिए अच्छा होगा। फिर वो दोबारा अपने आप को क्या कर देंगे? स्लाइम मोल्ड बना देंगे, प्लाज्मोडियम बना देंगे और बड़े बन जाएंगे। बजरों की जो दीवार होती है वो हकीकी होती है, यानी सॉलिड होती है, स्ट्रांग होती है। इनके अंदर शदीद कुव्वत मुदाफियत होती है, यानी इनके अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस पावर बहुत होता है। इनके पास क्या होता है? रेजिस्टेंस पावर बहुत होता है। खराब हालात में सालों ये जिंदा रह सकते हैं। बजरों का बिखराव हुआ कि हवा के दोष पर होता है। जो बजरे होते हैं, बजरों का जो बिखराव है, बजरे जो है एक जगह से दूसरी जगह, ये किस बुनियाद पे जाएगी या कैसे जाएंगे? तो वो हवा के दोष पर। हवा के दोष पर मतलब हवा के जोर पर, हवा की वजह से, हवा का रुख जिधर होगा उस तरफ वो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन है? ये है स्लाइम मोल्ड्स। नाउ इसके बाद कौन है? इसके बाद है प्रोटोजोआंस। इसके बाद कौन है? प्रोटोजोआंस। ठीक है, तो हम कल प्रोटोजोआंस की बात करेंगे। पहले हम प्रोटोजोआंस पढ़ेंगे और प्रोटोजोआंस के बाद हम फिर किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। क्या प्रोटोजोआंस हो जाता है? अभी लग रहा है ऐसा 15 मिनट में हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा प्रोटोजोआंस। ना प्रोटोजोआंस कवर कर लेते हैं ताकि हमारा एक कंप्लीट बीट पूरा कंप्लीट हो जाता है। ना प्रोटोजोआंस कौन होते हैं? जैसा हमने कहा कि हमारे पास क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने कहा क्राइसोफाइसियन, फिर हमने कहा डायनोफ्लैजिलेट, फिर हमने कहा यूग्लिनाइड्स और उसके बाद हमने कहा स्लाइम मोल्ड। अब हम बात करने वाले प्रोटोजोआंस कि इनके पास एक और ग्रुप होता है जिसको क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ। क्या कहा जाता है इसको?
प्रोटोजोआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझिए। ये प्रोटोजोआस बहुत अहमियत के हामिल है, इनको समझिए। ठीक है, तमाम प्रोटोजोआन ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। प्रोटोजोआस की अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानवरों पर मुनहसिर होते हैं। फिर साथ ही साथ ये शिकारी होते हैं और तुफैलिये होते हैं। ये शिकारी होते हैं और तुफैली, यानी किसी और के ऊपर ये क्या करते हैं? हमला करते हैं। फिर ये जानवरों के पुराने रिश्तेदार समझे जाते हैं, यानी ये किंगडम एनिमेलिया या एनिमल्स, या हम कहेंगे हैवानों। किसकी बात हो रही है? हैवानों। हैवानों के क्या समझे जाते हैं? पुराने रिश्तेदार समझे जाते हैं। इनको 4 ग्रुप्स में क्या किया गया है? बांटा गया या बांटा जा सकता है। एक ग्रुप वो है जिसको कहा जाता है अमीबा नुआ प्रोटोजोआंस। अमीबा की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अभी अमीबा नुआ। इसी तरह से हदीयेदार, क्या बोला जाता है? हदीयेदार। इसी तरह से यहाँ होता है सीलियेदार, जिनके बॉडी के ऊपर क्या होंगे? सीलिया होंगे। और इसी तरह से स्पोरोजोआंस, और एक कौन सा होता है? स्पोरोजोआन, जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है उनको? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआंस के अंदर कितने टाइप है? 4। अमीबा नुमा प्रोटोजोआन, हदीयेदार प्रोटोजोआन, सीलियेदार प्रोटोजोआन और स्पोरोजोआंस। इस तरह से इनके पास 4 टाइप के क्या होते हैं? साख्तें होती है। इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अगर तमाम प्रोटोजोआंस की बात करें तो हमने कहा कि ये सब कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। दूसरा, ये शिकारी होते हैं। तीसरा, ये तुफैली होते हैं। फिर हमने कहा कि ये 4 ग्रुप्स में है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अमीबा नुमा प्रोटोजोआंस। किसकी बात कर रहे हैं? अमीबा नुमा प्रोटोजोआन। ये जो प्रोटोजोआंस है, ये मीठे पानी में, समुद्री पानी में या मरबूत मिट्टी में रहते हैं। ये अपने छोटे पैर, छोटे पैर को यहाँ झूठे पैर, छोटे नहीं है, क्या है? झूठे पैर। झूठे पैर का मतलब क्या होता है? सीडोपोडिया, यानी ये पैर नहीं है लेकिन दिखते हैं पैर की तरह। सीडोपोडिया के जरिए शिकार करके अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं? हासिल करते हैं, जैसे अमीबा। तो अमीबा के पास कोई फुट नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए वो क्या करता है? अपने जिस्म के अंदर, अपने शेप के अंदर तब्दीली लाता है। ऐसी तब्दीली लाता है जैसे कि पैर है, इसलिए उसको कहा जाता है सीडोपोडिया। फिर समुद्री अनवा की सतह पर सिलिका के खौल होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े सिलिका बनी होती है, सिलिका होती है, मेटल होती है, उसके वहां क्या होते हैं? खौल होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंटामोबा, कौन होते हैं? एंटामोबा तुफैलिया होते हैं, यानी उनमें से कुछ ऐसे समुद्री अनवा है जिसके अंदर अमीबा नुमा प्रोटोजोआ है। उसकी एक मिसाल कौन है? एंटामोबा। फिर इसी तरह से हदीयेदार प्रोटोजोआंस, इस ग्रुप के मेम्बरान आजादाना या तुफैली होते हैं, यानी या तो वो आजाद आएगी या किसी और जानदार के जिस्म में जाके अपनी लाइफ को क्या करेंगे? गुजारते हैं। इनमें फ्लाजेला होता है। इनमें क्या होता है? फ्लाजेला। पहले वाले में अगर बात करेंगे तो उसमें फ्लाजेला नहीं है। इसमें क्या बनते हैं? झूठे पैर बनते हैं, सीडोपोडिया बनते हैं। लेकिन इसमें मूवमेंट के लिए क्या है? इसमें मूवमेंट के लिए क्या है? फ्लाजेला। फिर तुफैली अनवा बीमारियां पैदा करती है, जैसे स्लीपिंग बीमारियां, यानी स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपोनोजोमा। ट्राइपोनोजोमा ये अगर आप पढ़ेंगे, ये हम आगे चल के 1-2 बीमारी है जिसमें एंटोमोबा हिस्टोलिका पढ़ेंगे हम, उसी में ट्राइपोनोजोमा हम पढ़ेंगे। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर है, वहां पर हम पढ़ेंगे। इसी तरह सीलियादार प्रोटोजोआंस, एक और कौन है? सीलियादार प्रोटोजोआन। ये जो होते हैं ये आबी और हजारों सीलिया, ये कैसे होते हैं? आबी होते हैं। ये सिर्फ आबी होते हैं, ना ये तुफैली है ना आजाद है। फिर दूसरी चीज, ये हजारों सीलियां इनके पास क्या होती है? मौजूद होती है। और इसी वजह से ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मुतहरिक होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं? काम करते हैं। इनके अंदर एक कहफा होता है जिसको कहा जाता है गुलेट।
क्या कहा जाता है? गुलेट, जो खलवी सतह के बाहर खुलती है। ये कहाँ पर जाके खुलती है? खलवी सतह, यानी ये जो कहफा होता है, या हम ये कहेंगे कि इनके जिस्म के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, निजाम हाजमा की तरह दिखने वाली एक साख्त है, जिसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? गुलेट, कहफा कहा जा रहा है, जो कहाँ जाके खुलेगा? खलवी सतह के बाहर जाके खुलेगा। फिर जो सीलियाई कतार है, इसकी जो हरकत है उसमें क्या होती है? रब्त होती है, और इसी रब्त की वजह से पानी में मौजूद ग़िज़ा खींचकर गुलेट के अंदर क्या हो जाती है? दाखिल हो जाती है। यानी अपने खाने के लिए इस गुलेट को उस धागों की मदद से, उन सीलियाओं की मदद से क्या करेंगे? खाने को खींच कर लाएंगे और मुंह में क्या कर देंगे? गुलेट के अंदर क्या करेंगे? दाखिल कर देंगे। इसकी बेसिक एग्जाम्पल वो है पैरामीशियम। कौन है इसकी एग्जाम्पल? पैरामीशियम। कि पैरामीशियम के पास क्या होते हैं? सीलिया की तरह दिखने वाली साख्त होती है। फिर इसी तरह से स्पोरोजोआन, एक और कौन है? स्पोरोजोआन। जो चौथा टाइप है इसका, वो कौन है? स्पोरोजोआन्स। ठीक है, तो इस ग्रुप में वो नू शामिल है जिनकी दौरे हयात में वबाई यानी बीमारी फैलाने की सलाहियत होती है। बजरे पाए जाते हैं, यानी ये बजरों की तरह निकलते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम, सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन है? मलेरिया के तुफेलिया। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन है? स्पोरोजोआस। कौन है? प्लाज्मोडियम। मैंने इसीलिए कहा कि जब हम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो यहाँ जितने भी चारों एग्जाम्पल हमने देखे, चारों की एक एक बीमारी हम वहां पर पढ़ने वाले हैं, जिससे मलेरिया नाम की एक बीमारी फैलती है और इंसानों की आबादी पर देर पा क्या करती है? असर मुरत्तिब करती है। इसलिए आज भी देखिए हमारे पास प्लाज्मोडियम मौजूद है, उससे हमको मलेरिया होता है। या फिर और भी बहुत सारे प्लाज्मोडियम है, जैसे चिकनगुनिया वाला है ना, या हम कहेंगे जिसमें से आपका डेंगू है। ये सब कौन है? प्लाज्मोडियम है, जिसकी वजह से बीमारियां होती है, वबाई अमराज फैलती है। ये सब कौन है? प्रोटिस्टा। कौन है ये सब? प्रोटिस्टा। तो इस तरह से हमने आज मोनेरा देखा, प्रोटिस्टा देखा। कल हम किंगडम फंजाई देखेंगे और कल ही हम किंगडम प्लांटी देखेंगे, और इंशाल्लाह कल ही हम किंगडम प्लांटी भी खत्म करेंगे। इस तरह से हमारा किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा और किंगडम एनिमेलिया हो चुका। इस तरह से एक बड़ा ग्रुप हमारा सिलेबस का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझना है? ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। और कल का लेक्चर में एक, हाँ, कल के लेक्चर में एक तब्दीली बड़ी ये है कि कल बहुत अहम काम है, जिसकी वजह से ये है कि कल हमारी जो क्लास होगी वो क्लास कल क्लास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होगी। कल क्लास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होगी। उसके बाद दूसरा, यानी 1 घंटा यह हो गया। उसके बाद जो क्लास होगी वो क्लास फिर हमारी 11:15 से लेके 11:45, कब से कब तक होगी? 11:15 से 11:45। अब आप बोलेंगे कि इस तरह से 2 टाइम क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि कल कॉलेज में एग्जाम है और उसके इन्वेजिलेशन की जिम्मेदारी मेरी है। हमारे पास एक सर है जिनकी वो ड्यूटी थी, लेकिन वो हज के लिए उनकी तैयारियां चालू है, तो हज के लिए उन्होंने कोई मीटिंग वगैरह या कोई फॉर्म फिल करने जाना है, तो उनकी जगह पे कल मुझको एग्जाम हॉल में रहना पड़ेगा। तो वो मेरा एग्जाम हॉल कल 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक है। इसलिए मैंने सोचा कि कल छुट्टी देने के बजाय कल आपकी क्लास ले ली जाए। शाम में लेने का पॉसिबल नहीं होगा सबाबाजी। उसकी वजह यह है कि रात में जब मैं घर आऊंगा ना, तो ऑलरेडी तकरीबन 3.5 घंटे एग्जाम हॉल में खड़े रहना है। तो उसकी वजह से क्या रहेगा, या तो बहुत थका हुआ रहूंगा, तो जहन की कैफियत वो नहीं रहेगी कि मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊं। ठीक है, तो जहनी कैफियत सुबह में अच्छी रहेंगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हम कल कर लेंगे। तो कल आप लोग सब तैयार रहिए, सुबह 8 बजे से 9, और उसके बाद 11:15 से 11:45। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।